अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। मेरा फोकस होगा आपको अंडरस्टैंडिंग देना कि आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किस अप्रोप्रिएट कैटेगरी में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। अब दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि आप एज ए सिंगल कैपेसिटी में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपके साथ कोई पार्टनरशिप है। अगर कोई आपके साथ कोई पार्टनर है तो दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाएं या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ऑप्शंस को ऑप्ट करें। अगर हम देख लेते हैं स्लाइड से आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगी। देखिए, हम जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो दो तरह की हमारी एक्टिविटीज होती हैं। या तो हम प्रॉफिटेबल काम करने की तरफ जा रहे होते हैं या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी कोई एक्टिविटी की काइंड नहीं होती। हमारा मोटिव प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में क्या होता है, हमें पैसे अर्न करने हैं, बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करना है और एट द एंड हम उससे बेनिफिशियरी हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम लॉस की तरफ जाएं। इसी तरह जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारा मोटिव पैसे अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है कि सोसाइटी के लिए हम वेलफेयर के काम करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने बिजनेस को क्यों रजिस्टर करवाना है, उसकी रीजन क्या है, और उसके बाद हम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो ये दो क्लासेस में हम ये दोनों चीज़ों को कवर करेंगे कि हमने किस तरह एज ए सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर होना है और एज ए कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है, सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में किस तरह करनी है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसमें जो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कवर करूं ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो। तो बिजनेस रजिस्टर करने की जो रीज़न होती है कि हमें लीगल रिकग्निशन चाहिए होती है, लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और हम एज पर द लॉ कंप्लायंस को फुलफिल करना चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। बैंकिंग एक्सेस भी आपको उसी वक्त मिलता है जब आपका बिजनेस रजिस्टर होता है, और आपकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी भी उसी वक्त होती है जब आपका बिजनेस रजिस्टर होता है। जो लोग ट्रेडमार्क से वाकिफ हैं, तो नाम की प्रोटेक्शन उसी वक्त होगी जब आपका बिजनेस प्रॉपरली रजिस्टर होगा। और अगर आप एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं तो देन स्टिल यू रिक्वायर्ड अ रजिस्टर्ड बिजनेस, और आपने किसी भी टेंडर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको बिजनेस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। बिजनेस की कंटिन्यूटी और ट्रांसफरेबिलिटी भी डिपेंडेंट है कि आपका अगर बिजनेस रजिस्टर होगा तो देन आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब आपने लीगल वे में बिजनेस करना है तो आपके पास पॉसिबल वेज क्या है, ऑप्शंस क्या है। अब हर ऑप्शन का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे पहले आपको पास दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आप सिंगल ऑनर हैं और अपनी कैपेसिटी में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ये सिनेरियो है। एक दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि आपके साथ और भी लोग पार्टनर्स हैं और देन आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो उस सिनेरियो में आप पार्टनरशिप बना सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। हम पहले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, देन हम सेकंड सिनेरियो को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और उसमें आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। या तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। अब उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरी ऑप्शन जो है, आप अगर एज ए सिंगल ऑनर के तौर पे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंगल मेंबर कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होते हैं। और जस्ट ये डिफरेंस है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करती है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करता है। मींस नॉन कॉर्पोरेट से मतलब है कि उसको कोई रेगुलेटर वॉच नहीं करता और उसके ऊपर एज सच रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होते, जस्ट लाइक कंपनीज के ऊपर होते हैं। कंपनीज में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। जब भी आपने कोई इवेंट अकर होता है देन आपने एससीसीपी को इन्फॉर्म करना होता है, और एससीसीपी को हर इवेंट के बारे में आपने कंप्लायंस अपनी फुलफिल करनी होती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप
कि क्या बेनिफिट्स हैं, उसको हम देखने से पहले आपको सेकंड नॉन कॉर्पोरेट की कैटेगरी पता होनी चाहिए। उसमें है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए एओपी का वर्ड भी यूज होता है। एओपी के अंदर आपकी जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप दोनों चीजें आ जाती हैं। अब पार्टनरशिप आपकी दो तरह की होती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है। अगर आप के साथ कोई पार्टनर्स है तो, और आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएंगे। अब उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप अपनी पार्टनरशिप को जस्ट स्टाम्प पेपर लेके एक नेशनल टैक्स नंबर लेके आप बिजनेस को इनिशिएट कर लें। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार फर्म के पास प्रेजेंट होके अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा के, और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है रजिस्ट्रार फर्म, और वो पार्टनरशिप कहलाती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब नॉन कॉर्पोरेट के क्या फीचर्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको जब अंडरस्टैंड होंगे तो देन ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है। जैसे मैं आपके सामने एक फ्रेज रखता हूं कि आप लोगों ने ये सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मीन्स आपके पास हर चीज की एक्सपर्टीज हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि कौन सी अप्रोप्रिएट कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर होना चाह रहे हैं, सो आपने किन बेसिस पे देख के उसको एवेल्युएट करना है, आप किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अभी जब आप प्रोज एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट आपको क्लियर होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं उनको हम नॉन कॉर्पोरेट के लिए तौर पे कंसीडर करते हैं। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे मुराद है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करती हैं। सो नॉन कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। वो, आप अगर एज सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके पर्सनल एंटिटी में एक बिजनेस नेम ऐड हो जाता है, और वही नेशनल टैक्स नंबर यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, उसकी हर चीज सेपरेट होती है, उसका बैंक अकाउंट, उसका टैक्स नंबर, उसका लाइसेंस, उसकी फर्दर जो एक्रीडेशंस हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, बाकी जगहों से किसी भी एसोसिएशन के अगर आप मेंबर बनते हैं, वो सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं। उसकी अपनी पहचान होती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम पे गाड़ी ले सकती है। तो ये सारे फीचर्स उसको डिस्टिंग करते हैं और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ये कंसेप्ट नहीं होता, जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है। इसी तरह आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर आप ऐसे सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपको कोई लीगल केस फेस करने पड़ जाता है, और किसी भी सिनेरियो में आपके ऊपर कोई पेनल्टी या कंपनसेशन आप पे ड्यू हो जाती है, सो आपके पर्सनल एसेट्स भी इंगेज हो जाते हैं। मीन्स आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन आपको लॉस 1 करोड़ रुपए का हो गया और कोई आप डिफॉल्टर हो गए, सो सेकंड पार्टी कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने एग्री कर लिया कि आप 1 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर हैं, लेकिन एट द एंड आप देखा जाए तो आपने 5 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए हुए थे। सो बाकी 95 लाख रुपीज कहाँ से रिकवर होंगे? वो उसमें आपके पर्सनल एसेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। पर्सनल एसेट से मुराद है आपके अम, जो भी आपके अगर कोई और आवाज बिजनेसेस नहीं हैं। आ रही सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं नहीं, प्लीज क्लियर। नहीं, ये आवाज रुक समीर गई साहब थी। का अपना नेटवर्क इशू है। समीर साहब ठीक है। आप अपना नेट ठीक करें भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज क्लियर आ रही है? जी ठीक है, थैंक यू। सो अगर उस सिनेरियो में 1 करोड़ रुपए की आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज हो जाती है, या कोर्ट आप ऑर्डर कर देती है कि 10 मिलियन की रिकवरी करनी है, आपने बिजनेस में कितना पैसे इन्वेस्ट किए? 5 लाख रुपए। 95 लाख रुपीज आपके अदर बिजनेसेस से रिकवर किए जा सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स इंगेज हो सकते हैं। मींस अगर आपकी इस बिजनेस एक्टिविटी से में कोई लॉस होता है, सो उसमें रिकवरी आपके दूसरे बिजनेसेस से भी की जा सकती है। प्लस आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल बिलोंगिंग जो आपसे हैं, मींस प्रॉपर्टी,
गाड़ी या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से भी वो चीज़ें रिकवर करके उस चीज़ को फुलफिल किया जा सकता है। सो इसमें आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी अमाउंट के लाइबल होते हैं। सो ये सब, हाँ, ये दोनों फीचर्स मैंने आपको बताए, एक नो सेपरेट लीगल एंटिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसके समहाउ डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट में कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जस्ट लाइक कि सिंपल फॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करनी है, वो कितना इजी है, इजी टू फॉर्म है। और उसके लिए आपको जस्ट अपने नेशनल टैक्स नंबर में एक्सेस चाहिए और उसमें एक 181 फॉर्म का सबमिट करना है और आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाना है। टैक्सेशन एज ए इंडिविजुअल। सेकेंडली, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देन आपकी जो पर्सनल टैक्सेशन है उसमें जस्ट आपने ये बताना है कि आपने, फॉर एग्जांपल, आप पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले आपकी सैलरी इनकम थी, अब अगर आपने कोई बिजनेस इनकम जनरेट की है, तो जिस तरह आप एनुअल टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते थे पहले, उसमें सैलरी बताते थे, उसमें अब साथ में आपने अपनी बिजनेस इनकम भी बता देनी है, अगर आपकी कोई इनकम जनरेट हुई है, और उसके मुताबिक आपने टैक्स दे देना है। सेकंड सिनेरियो में जस्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और एक स्मॉल स्केल पे आपकी इनकम हुई, वो 6 लाख रुपए से कम है, तो आपके ऊपर पर्सनल टैक्सेशन इंप्लीमेंट होगी, और 6 लाख रुपए तक आपको पता है पाकिस्तान में टैक्स एग्जेम्पशन है। लेकिन यही अगर सिनेरियो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो समहाउ इसमें आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन एप्लीकेबल होती है, और आपको टैक्स की भी, अगर स्मॉल स्केल पे आप काम कर रहे हैं और आपकी कोई हैवी इनकम नहीं है, देन आपको समहाउ एडवांटेजेस भी हैं। इसी तरह पर्सनलाइज कंट्रोल। सो आपका अपना बिजनेस है, सारा कुछ आपके पास, आपके इख्तियार में है, आपने किसी को जवाब देनी नहीं है, और आप सब कुछ खुद डिसीजंस ले सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कंपनीज के सिनेरियो में देखें, तो आपने समटाइम्स अप्रूवल लेनी होती है रेगुलेटर से। रेगुलेटर से मुराद है एसईसीपी। एसईसीपी से अप्रूवल के बाद कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं, और अगर कोई डिसीजन ले भी लेते हैं, देन आपने एसईसीपी को इन्फॉर्म करना होता है, और एज पर द लॉ, जो कंपनीज एक्ट है उसके मुताबिक अपने बिजनेस को लेके चलना होता है, उसकी कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होता है, उसमें जो आपको गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कोई इस तरह की रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, और आपका फुल बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है, आप खुद से ही डिसीजंस लेते हैं। सो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन समहाउ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। लिमिटेड कैपिटल राइजिंग ऑप्शंस। अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो ट्रांसफरेबल बिजनेस नहीं होता। मींस अगर मेरे नाम पे वो बिजनेस है, तो मैं आप में के किसी भी नाम पे, किसी के भी नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर यही चीज कंपनी की सूरत में होती, तो मैं अपने शेयर्स किसी भी पर्सन को सेल कर सकता था और वो शेयर ट्रांसफर हो जाते। सो इसमें एक ये भी चीज है कि आपके जो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। प्लस जब ट्रांसफरेबल नहीं होती, तो इसमें कोई बिजनेस पार्टनर ऐड नहीं हो सकता आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और आपके पास लिमिटेड स्कोप में आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि आपको सम हाउ एट किसी भी टाइम पे फंड राइजिंग की ऑप्शन चाहिए होती है, कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जहाँ पे आपको और पैसे रिक्वायर्ड हैं, और उसके लिए आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है। सो इन चीज़ों को आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अवेल नहीं कर सकते। लैक ऑफ परपेचुअल सक्सेशन मींस अगर आपका आप किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये ट्रांसफरेबल बिजनेस नहीं होता, ये सेकंड लीगल हेयर्स के नाम पे ट्रांसफर नहीं होता। अगर वो स्टार्ट भी करेंगे, देन वो अपने नाम पे उस बिजनेस को ऐड करेंगे, और देन उसके बाद उसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल नहीं होता जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। लेकिन अगर सिंगल मेंबर कंपनी है, तो लीगल हेयर्स में सक्सेशन के मुताबिक, लॉ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक, वो शेयर्स आपके लीगल हेयर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कंपनी उसी तरह ऑन गोइंग चलती रहती है।
इसी तरह लोअर रेगुलेटरी बर्डन एक इसका प्लस पॉइंट है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसमें एसएससीपी इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसके ऊपर उसका कंप्लायंसेस एप्लीकेबल नहीं होती। समहाउ इसका एक डिसएडवांटेज है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, और जिस तरह फॉर्मल स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है कंपनीज के अंदर, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करती नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस कैटेगरी में। नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस कैटेगरी से मुराद है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इसी तरह सोल प्रोप्राइटर किसी भी कंपनी में पार्टनर नहीं बन सकता। और एक और लिमिटेशन है इसके अंदर, और अगर आप पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में एज पर द पाकिस्तानी लॉ एक रिस्ट्रिक्शन है कि 20 से ज़्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐड नहीं हो सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर आप कंपैरिजन करें कंपनी से, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो लेसर होती है एज कंपेयर टू कंपनीज। कंपनीज पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और बैंकिंग फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग भी आपको इजीली मिल जाती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एज सच रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये भी एक समाव एक डिसएडवांटेज है अगर आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। अब हम कॉर्पोरेट के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा, और देन इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने किस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करवाना है। जिस तरह मैंने आपको नॉन कॉर्पोरेट के फीचर्स बताए, अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर से मुराद है कि आप कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो कंपनीज के जो एंटिटी होती है वो लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है कंपनीज के अंदर। उसके अंदर आपके काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ईओपी रजिस्ट्रेशन विद एसएससीपी। जी ठीक है, मैं इस सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर देता हूँ। पहले हम कवर कर लें टॉपिक को। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। मींस कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस रखती है। कंपनी को आप कि अगर आप स्टैब्लिश कर लेते हैं तो कंपनी अनलिमिटेड लाइफ के लिए एग्जिस्ट करती है, अनटिल उसको कोर्ट की तरफ से क्लोज किया जाए, या आप वॉलेंटरली उसको खुद ही वाइंडिंग आपकी तरफ ले जाएं। अदरवाइज कंपनी की अनलिमिटेड लाइफ होती है। लाइबिलिटी कंपनीज की लिमिटेड होती है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उतने ही लाइबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ कंपनी बनाई, तो आपका अगर पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख की लाइबल है। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको इस तरह देता हूँ कि अगर आपने एक जिम स्टार्ट किया, और जिम में किसी मशीनरी की वजह से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, और उसकी डिसीज की मेंबर की फैमिली कोर्ट में चली जाती है और आपके ऊपर केस कर देती है, और कोर्ट आपको कंपनी को कहता है कि आप इसको कंपनसेशन दें, तो आप कोर्ट आपको ऑर्डर कर देता है कि आप 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन दें। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर वो 1 लाख रुपए है। सो आप जो लायबल हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए के हैं, ना कि आप 1 करोड़ के। और इसके अलावा भी आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं, उनमें आपकी शायद 5 करोड़, 4 करोड़ या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं। तो वो सारी चीजें आपकी इस इवेंट में इंगेज नहीं होंगी। तो इस इवेंट में आप उतनी अमाउंट के लायबल होंगे जितनी आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। सो ये कंसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। आपने देखा होगा जो भी कंपनी का नाम होता है उसके साथ आखिर में लिमिटेड लिखा होता है। लिमिटेड मींस लिमिटेड बाय शेयर्स, कि जितनी अमाउंट आपने शेयर्स एक्वायर किए हैं, जितने आपने शेयर्स परचेज किए हैं, आप उतनी अमाउंट के लायबल है। उससे ज़्यादा के अमाउंट के आप जवाब देनी है। सो ये प्लस पॉइंट है कंपनीज के अंदर कि आप अगर कोई कंपनी फॉर फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। लेकिन एक मिसपरसेप्शन है कि आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें और उसमें आपकी जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे ना करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको डिफॉल्ट कंसीडर करवा दें, और इससे
क्या होगा कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। जो टैक्स लायबिलिटीज होती हैं वो आपकी मेंबर्स के ऊपर, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके ऊपर अनलिमिटेड होती हैं। ये जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए, इन सिनेरियोज में सिर्फ आपकी जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसी के साथ एक और मिसपरसेप्शन है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के इंटेंशन से एक बिजनेस को स्टैब्लिश करे और उसके बाद उसकी जो इंटेंशन भी फ्रॉडुलेंट प्रूफ हो जाए और साथ में उसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंगेज भी हुआ हो, तो वो उस सिनेरियोज में भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो जो लीगल कवर है वो आपको एक्चुअल फैक्ट की बेसिस पे मिलता है, ना कि आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट हो या फिर आप टैक्स लाइबिलिटीज को बचने के लिए आप लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। तो इसमें आपको लीगल कवर नहीं मिलता। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, कंपनीज किसी को भी के ऊपर केस कर सकती हैं, उनके सप्लाई अपने सप्लायर के ऊपर केस कर सकती हैं, और इसी तरह कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं वो भी कंपनीज के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट रखती हैं। तो उनके ऊपर कोर्ट में केस भी किया जा सकता है और वो भी किसी के ऊपर केस कर सकती हैं। एक जो समहाउ एक बर्डन भी है कि आपको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। जिस तरह अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटर फॉर्म करना बहुत इजी है। सो कंपनीज भी अब आजकल इनकॉर्पोरेट करना डिफिकल्ट नहीं रहा। 2 दिन में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके और उसको सबमिट करना होता है और देन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सो इसके लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक और डिसएडवांटेजेस ये है कि कंपनी में डबल टैक्सेशन कंसेप्ट होता है। सो कंपनी सबसे पहले अपना टैक्स पे करती है और देन सेकंड टाइम जब वो ऑनर के साथ टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो स्टिल वो उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम डिविडेंड टैक्स कहते हैं। जब भी कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसको मैं आपको सिंपल अकाउंटिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है जिसने कुछ सेल्स की, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 40% है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होता है। 10 लाख रुपए की सेल्स की, 4 लाख रुपए कॉस्ट आई, 6 लाख रुपए उनको प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी के कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मुराद है रेंट, सैलरीज एक्सपेंस, कोई एम्प्लॉयज हायर किए हुए, और यूटिलिटी एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1,20,000 रेंट पे कर दिया कंपनी ने, 3 लाख रुपए सैलरी पे कर दी, 30,000 रुपये बिल आ गया और 50,000 रुपये डिफरेंट एक्सपेंडिचर हो गए। अब टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए कंपनी के ऊपर वो 5 लाख रुपए के हो गए। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? वो 1 लाख रुपए कंपनी को बच गए। 10 लाख रुपए का बिजनेस किया और 9 लाख रुपए खर्चे हो गए और 1 लाख रुपए कंपनी को बच गए। अब कंपनी ने 20% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। तो कंपनीज ने 20,000 रुपये कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया। अब कंपनी के पास कितने पैसे बचे? 80,000 रुपीज। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो पैसे रिटेन कर ले या फिर डिविडेंड अनाउंस कर ले। अब ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो ये पैसे अपनी बिजनेस में रिटेन करके फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है या नहीं, या फिर वो अपने शेयर होल्डर के साथ वो प्रॉफिट शेयर करना चाहती है। अगर उसके पास कोई बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो डिविडेंड की तरफ जाएगी, और अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उसकी प्रेफरेंस होगी कि वो रिटेन करके अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करे। अदरवाइज कंपनीज को अगर बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड हैं तो उनको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा या फर्दर फाइनेंसिंग के लिए
और शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। सो समटाइम्स कंपनीज अपने प्रॉफिट को रिटेन करके उसको उसी अमाउंट को यूटिलाइज कर लेती हैं फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी का प्लान है कि वो 100% डिविडेंड अनाउंस कर दे। अब जब कंपनी 100% डिविडेंड देगी तो डिविडेंड के ऊपर फर्दर 15% टैक्स लगता है, और नेट जो शेयर होल्डर को रिसीव होगा वो 68,000 रुपीज रिसीव होगा। मीन्स एक दफा यहाँ पे टैक्स दिया और एक दफा यहाँ पे, तो दो दफा कंपनी के सिनेरियो में टैक्स देना पड़ता है। आपको एक कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ा, और अगर शेयर होल्डर के साथ कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी तो डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होता है डबल टैक्सेशन का। मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 लाख रुपए कंपनी की सेल हुई, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 4 लाख रुपए थी, तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। 6 लाख में से 5 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो गए। उस चीज को ऑपरेट करने के लिए, जैसे आपको रेंट पे स्पेस चाहिए थी, आपको एम्प्लॉयज चाहिए थे, उनको आपने सैलरीज पे की, आपकी बिजली के एक्सपेंडिचर हो गए, फ्री गैस, बिजली और अदर इंटरनेट के एक्सपेंडिचर्स हो गए। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंडिचर मींस ट्रैवलिंग कॉस्ट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी मिला के 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो गए। कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमेशा जो टैक्स लगता है आपको पता है वो प्रॉफिट पे लगता है, और 1 लाख रुपए के ऊपर 20% टैक्स देने पे के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो 80,000 रुपये आया। अब 80,000 रुपये को कंपनी में समझे एक ही ऑनर था, तो उन्होंने ऑनर के साथ वो प्रॉफिट शेयर की डिस्ट्रीब्यूट किया। देन 15% ऑनर को फिर से टैक्स देना पड़ा, और 80,000 में से 12,000 रुपये और कम हो गए, और 68,000 एट द एंड ऑनर को पैसे रिसीव हुए इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट है डबल टैक्सेशन का। नेक्स्ट, कंपनी में एक प्लस पॉइंट ये है कि कैपिटल राइजिंग एबिलिटी। कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको इजीली राइज कर सकती है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपने सर्कल में उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करके उनको एज ए पार्टनर, एज ए शेयर होल्डर अपनी कंपनी में ऐड करवा सकते हैं, और उनके फंड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस तरह आप जो अपनी कंपनी का कैपिटल है उसको राइज कर सकते हैं। सो ये चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप में एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनीज के सिनेरियो में। परपेचुअल सक्सेशन, मैंने जिस तरह बताया कि कंपनीज ऑनगोइंग प्रोसेस पे एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स चलती रहती हैं, और जब तक आप इसको खुद से कंपनी को क्लोज ना करें, कंपनी ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होती। और इन केस किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की और उस पर्सन की डेथ हो गई, स्टिल कंपनी चलती रहेगी। जो उनके लीगल हेयर्स हैं उनमें वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर वो मल्टीपल लीगल हेयर्स हैं तो सिंगल मेंबर कंपनी से कन्वर्ट होके प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगी। इसी तरह कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कभी भी आपका प्लान बना कि आप पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, यूएस, कनाडा या किसी भी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, और अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी को अपनी कंपनी सेल ऑफ कर सकते हैं। आपके शेयर्स दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। कंपनी की जो लाइफ है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर वो 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसी डेट्स के मुताबिक वो चल रही होगी। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटर के सिनेरियो में देखें, तो मैं अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सो नेक्स्ट पर्सन को मैं जब जिसको ट्रांसफर करूंगा तो वो अपने लीगली वो न्यूज़ बिजनेस ऐड हाँ, करेगा इनके अंदर, कल देन फोन किया था तूने? हाँ, वो ऐसे ही ग्रुप वालों को डराता है ये। हाँ, Please continue, sir. Sorry for the intervention. नो प्रॉब्लम। सो यार आप आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया, आपने बनाया। महमूद साहब, मैं ये इनको प्लीज वैसे ही इनका सर, माइक बंद करें ना, ये क्यों मैं बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने इनको रिमूव कर दिया। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की हम बात कर रहे थे। तो आप
शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी के सिनेरियो में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ये काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं अपने बिजनेस को किसी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बिजनेस के एसेट्स को तो उनको ट्रांसफर हो जाएंगे, वो एक्वायर कर लेंगे, लेकिन जो मेरा एनटीएन है और मेरा कंपनी का बैंक अकाउंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ, तो उस वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल, मैं मिस्टर आमिर को अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो जो बिजनेस का लीगल स्टेटस है वो मेरे नाम पे है, और वो अगर नाम अवेलेबल है और किसी और ने इस तरह रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो देन मिस्टर आमिर उसको नए सिरे से अपने एनटीएन में ऐड करेंगे, और उसकी जो लाइफ, जो लीगल लाइफ होगी, वो उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से वो न्यू पर्सन उस बिजनेस को ऐड करेंगे। ना कि जिस तरह कंपनीज में मैंने आपको बताया कि 2020 की कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसकी अगर उसके शेयर ट्रांसफर भी हो गए वो मैटर ही नहीं करता, कंपनी चलती रहती है, उसमें शेयर होल्डर आते ही आते रहते हैं। कभी किसके पास शेयर्स होते हैं, जैसे आप बड़ी कंपनीज के देखें, ओजीडीसीएल के पास, ओजीडीसीएल के शेयर मैंने 2016 में परचेज किए, 18 में बेच दिए, फिर मैंने 21 में परचेज किए, 23 में बेच दिए। सो किसी टाइम पीरियड पे मैं उसका शेयर होल्डर था, फिर इसी तरह हजारों लोग उसके शेयर होल्डर बनते हैं, फिर सेल कर देते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर उस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस रजिस्टर करते हैं, वो उसका जो लीगल स्टेटस है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। आप फिजिकल एसेट्स, क्योंकि आपका वो पर्सनल बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ है, उसमें फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप वगैरह है, वो तो मैं किसी को वो तो कोई पर्सन एक्वायर कर सकता है, लेकिन जो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पे नाम रखा हुआ है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में ये एक डिसएडवांटेज होता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका जो आपकी जो कंपनी है वो कभी भी किसी भी पर्सन को आप अपने शेयर सेल कर सकते हैं, और वो ट्रांसफरेबल होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस कंपनी के अंदर जब आप जाते हैं और रजिस्टर कराते हैं, सो उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, एनुअल रिपोर्टिंग एससीसीपी को इन्फॉर्म करना होता है, फॉर्म ही आपको सबमिट कराना होता है। और यूबीओ की कंप्लायंस है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप, उसकी कंप्लायंसेस आपको फुलफिल करनी होती है। अगर आप ऑफिस शिफ्ट करते हैं, तो आपने जस्ट एफबीआर में अपडेट नहीं करना, एससीसीपी को भी बताना है कि अब आपका न्यू ऑफिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आप कभी भी अपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी चेंज करते हैं, तो आपने एससीसीपी को भी इन्फॉर्म करना है, और उनसे पहले परमिशन लेनी है, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी का नेम चेंज करते हैं ना चाहते हैं, तो उसको भी आपने इन्फॉर्म करना है। जो भी आप कंप्लायंस करेंगे, पहले आपने रेगुलेटर से मुराद है एससीसीपी, एससीसीपी को आपने इन्फॉर्म करना है। स्ट्रक्चर गवर्नेंस, कंपनीज के अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हायरार्की होती है, एक शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन आपका सीईओ होता है, और देन आपके फर्दर मैनेजमेंट की और ऑपरेटिव ऑपरेशंस को रन करने के लिए आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं, जो सीईओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डायरेक्शंस में सीईओ वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कराता है। जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोल पार्टनरशिप में नहीं करता। कंपनीज अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं, उनको सू किया जा सकता है, वो भी किसी को सू कर सकती हैं। उनकी अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं। आप जब उनकी एनुअल फाइलिंग करते हैं, तो आप उनकी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और देन आप टैक्स रिटर्न में उनकी सेपरेटली फाइल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोर्ट डिस्ट्रिक्ट गार्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ ए कंपनी piercing द कॉर्पोरेट व्हील, आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप टैक्स लाइबिलिटी आप का फ्रॉड कर दें, और मतलब टैक्स पे ना करें, और आप एज्यूम करें कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, और इसी तरह आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंगेज हो, और आपकी एक्सपेक्टेशंस हो कि हमारी तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, हम पर्सनली लाइबल नहीं है। तो इन सिनेरियोज में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन को भी हमने पढ़ लिया है, आपको प्रॉपर एससीसीपी के साथ रजिस्टर कराना होता है। अभी हम देखते भी हैं कि किस तरह फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। टैक्सेशन एज ए सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनीज ने अपना टैक्स देना होता है, फिर अपने शेयर होल्डर के साथ जब कंपनी प्रॉफिट शेयर करती हैं, देन स्टिल शेयर होल्डर ने भी टैक्स देना होता है।
जो डिविडेंड की फॉर्म में होता है। कैपिटल राइजिंग एबिलिटी को हमने डिस्कस किया। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपने एग्जिस्टिंग और न्यू शेयर होल्डर्स अपने सर्कल में कहीं से कैपिटल को राइज कर सकती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास तो पब्लिक एट्राज की फैसिलिटी होती है। वो स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म को यूज करके इन्वेस्टर्स से पैसे ले सकती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे के आईपीओ लॉन्च करके और फर्दर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहती है, मेंबर शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती। चेंज ऑफ ओनरशिप बहुत इजी है कंपनीज के अंदर। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हमने डिस्कस कर ली कि एनुअल रिटर्न आपने फाइल करनी होती है, जो भी इवेंट होगा आपने एससीसीपी में रिपोर्ट करना होता है। स्ट्रक्चर गवर्नेंस, ये आपके सामने एक ऑर्गेनोग्राम तौर पे रिप्रेजेंटेशन है। कंपनीज का ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, वो फंड्स को पूल करते हैं और देन उन्हीं शेयर होल्डर्स में से डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर एक सीईओ को अपॉइंट करते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस इनिशिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, अभी मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूं उसके बाद। जी, शाहरुख राव साहब, आपका क्या क्वेश्चन है शाहरुख साहब? शाहरुख, आप सवाल पूछ लें भाई। जी जी, मेरी आवाज एक्चुअली नहीं आ रही थी, म्यूट जी। हुआ था। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है और उसको ट्रांसफर करना है, मतलब एक एक्स वाई जी ओनर की है और एबीसी ओनर के पास ले जाना है, तो उसका कोई प्रोसीजर है या फिर उसका डेड एंड है ये? वो डेड एंड है। फॉर एग्जांपल, कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और मेरे पर्सनल एंटिटी में रजिस्टर्ड है और मैंने बिजनेस आपको सेल कर दिया है। सो मैं अपने पर्सनल एंटिटी में से डिलीट करूंगा और आप अपने पर्सनल एंटिटी में ऐड करेंगे। जब आप पर्सनल एंटिटी में ऐड करेंगे, उसकी इक्विजिशन डेट क्या होगी? वो आज की डेट होगी। सो इस तरह आप सोल प्रोप्राइटरशिप को एक नए सिरे से उसी नाम से इनिशिएट कर नहीं, सकते लेकिन हैं। वो एनटीएन एनटीएन तो बना हुआ होता है ना, लेकिन एक नाम से दूसरे नाम पे उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो डेट ऑफ जो कंपनी की जो बनने वाली डेट है वो चेंज हो जाएगी, बस ये फर्क आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगी एनटीएन, क्योंकि आपका पर्सनल एनटीएन सेपरेट है, मेरा पर्सनल एनटीएन सेपरेट है। जो एनटीएन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो नेम पे होता है, पर्सनल पर्सनल नेम पे होता है। अभी हम मैं आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाता भी हूँ, सो आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने किसी भी पर्सन का एनटीएन देखना है तो आपने सिंपल एफबीआर में आई आर, गूगल में जाके FBR IR IS लिखना है और आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आके आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल पे क्लिक करना है और सी पैरामीटर टाइप में आपने CNSE सेलेक्ट कर लेना है। अब CNSE में नंबर एंटर आपने करना है जिस बंदे का आप सर्च कर रहे हैं और कैप्चा एंटर करना है। यहाँ पे राइट बॉक्स में आपको डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये मेरा पर्सनल एनटीएन नंबर, CNSE नंबर है और ये मेरा जो रेफरेंस नंबर होता है वो मेरा एनटीएन नंबर होता है। 8 डिजिट्स का एनटीएन नंबर होता है। सो नीचे आपकी डिटेल्स पार्टिकुलर्स आ गए और यहाँ पे शो होते हैं कि आपके उस पर्सन के नाम पे कितने बिजनेसेस ऐड है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक बिजनेस है olY.com.pk, उसका बिजनेस का एड्रेस भी यहाँ पे शो हो रहा होता है और वो बिजनेस किस कैटेगरी से रिलेटेड है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अब अगर ये बिजनेस मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो इसके जो एसेट्स हैं वो तो आप एक्वायर कर सकते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, स्टाम्प पेपर साइन कर लें और जो भी हमारी डील हो। लेकिन ये जो नाम है, अब olY.com.pk का जो एनटीएन नंबर है वो क्या है? मेरा पर्सनल एनटीएन नंबर। जो मेरा जाती एनटीएन नंबर है वही मेरे सोल पार्टनरशिप का भी एनटीएन नंबर है। तो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी तो नहीं ट्रांसफर होती, हम बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं ना। सो ये जो कंसेप्ट है ट्रांसफरेबिलिटी का, सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आप एसेट्स तो ट्रांसफर कर सकते हैं उस बिजनेस के, क्योंकि आप पर्सनलाइज कंट्रोल है आपके पास और आप पर्सनल डिसीजन की कैपेसिटी में उस बिजनेस को सेल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो
लीगल स्टेटस है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी कंक्लूड हो जाती है अगर आप इसको सेल कर देते हैं। सो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, और अगर ये नाम आप अपने एनटीएन में ऐड कर देंगे, और देन उस डेट से वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो एनटीएन होगा, वो जो आपका पर्सनल एनटीएन नंबर होगा, वो इस बिजनेस का एनटीएन बन जाएगा। और फिर आप नए सिरे से बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। आपने अगर सेल टैक्स नंबर लिया हुआ है तो सेल टैक्स नए सिरे से लेंगे। अगर कोई लाइसेंसिंग आपने ली हुई है तो आप नए सिरे से उसकी लाइसेंसिंग लेंगे। हर चीज की और रजिस्ट्रेशन आप नई। ये जो ट्रांसफर कराने का वाला प्रोसेस है, इसके लिए क्या करना होगा कि वो पहले वाले का रिमूव हो और आपके पास आ जाए? देखिए, ये तो आपका म्यूचुअल कॉन्सेंट है, ये लीगली ट्रांसफरेबल नहीं है। देखिए, यहाँ नहीं, पे वो कोई मैं ऐसी। आपकी बात समझ गया, लेकिन जो दूसरे बंदे के नाम पे भी तो आ रहे हैं ना इन दी एंड बिजनेस, तो वो कहाँ पे हाँ, करना पड़ेगा वो चीज? अब जैसे ये allware.com.pk हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब मैं इस नाम से गिव अप कर रहा हूँ और ये वेबसाइट है ये आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। वो कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल एग्रीमेंट कर लिया मैंने आपके साथ। अब उसकी बेस पे उसमें एक कंडीशन आपने लिख दी कि अब मैं इस नाम से कहीं पे भी बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो और मैं पाबंद हूंगा कि आप इस बिजनेस को यहाँ पे एंड कर दूं अपने एंटीन के अंदर। अगर आपने ये क्लॉजेस एंटर की हुई है तो देन आपके पास एक ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल होगी कि आप इस नाम को अपने बिजनेस में ऐड करें, और उस नाम से फिर आप बिजनेस को फर्दर इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उस नाम से आपका नया एंट्री नंबर बनेगा, नया बैंक अकाउंट ओपन होगा, सारी चीजें नए सिरे से फिर से इनरोलमेंट होगी। कहीं पे अगर आपने लाइसेंसिंग ली हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, तो वो नए सिरे से होंगे, क्योंकि वहां पे तो मेरे पार्टिकुलर्स है एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में। वो मैं उन जगहों से पहले खत्म कराऊंगा, डिलीट कराऊंगा, देन आप उस जगह पे फिर से अपने नए सिरे से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको इनरोल करवाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी जी। सर आपके ये दोनों जो बिजनेसेस शो हो रहे हैं सर, ये एक सोल प्रोप्राइटर है और एक प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसके सर आपका सर सोल प्रोप्राइटर का जो एनटीएन होता है और आपका जो इंडिविजुअल एनटीएन होता है वो तो सेम होता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनटीएन और इंडिविजुअल एनटीएन आपका डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आपका ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्यों शो हो रहा है? अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि बहुत पहले की बनी हुई है, उस वक्त जो एनटीएन होता था वो ऑटोमेटिकली एससीसीपी जनरेट नहीं करता था। तो आप जब एनटीएन जनरेट करने जाते थे तो जो एलआरओ वगैरह होते थे वो कहते थे कि आप अपने पर्सनल एनटीएन में भी इस बिजनेस को ऐड कर लें, देन हम आपका कंपनी का एनटीएन बनाएंगे। दैट्स वाई ये शो हो रहा है। अब जो नई कंपनी होती ठीक हैं है। उसमें ये यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता। आप इसको अभी सेकंड बिजनेस को इग्नोर कर लें, क्योंकि ठीक है प्राइवेट सर। लिमिटेड कंपनी का आपको ऐड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये ठीक है, बहुत और सर एक और अनएड। क्वेश्चन भी है सर। जी जी। कॉर्पोरेट टैक्सेशन से और डिविडेंड से सर मेरा क्वेश्चन है सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको सर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है 29% एंड डिविडेंड 15% देना पड़ता है। तो इस लिहाज से सर सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है वो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो आपकी जो आप जो आइटम जिस आप आइटम पे काम कर रहे हो, तो उस पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो कम हो गई ना? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने कहा कि कम टैक्सेशन है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट। अब स्मॉल कंपनीज के ऊपर मैंने आपको बताया 20% टैक्स है आज के टाइम पे, और बड़ी कंपनीज के ऊपर 29% है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बड़े स्केल पे जब काम करते हैं, आपकी 2-3 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन है, तो देन आपका जो हाईएस्ट स्लैब है वो 45% की है। आपके पास जो जो रेट्स अवेलेबल होते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में, इसके रेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखें उन रेट्स को, अगर आप कंपेयर करें, तो वो तो बहुत हायर बन जाते हैं कुछ सिनेरियोज में, और ठीक है। वो 45% को टच कर लेते हैं। और कंपनीज के केस में तो आपके 29% वो है। फिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स्ड ही होते हैं, 29 से ऊपर नहीं जा सकते हम। फिक्स। ठीक है सर। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है। मैंने काफ़ी देर से हैंड रेज किया हुआ था। मेरे दो तीन सवाल हैं एक्चुअली। एक जी जी। सवाल तो ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक केस है कि इन केस ऑफ डेथ जो सोल प्रोप्राइटर है उसके लीगल ईयर्स उसके बेटे वगैरह हैं फॉर एग्जांपल, तो उस सूरत में क्या जी। होगा? तो क्या वो ट्रांसफर होगी उसके लीगल ईयर्स को, या वो उसकी डेथ की सूरत में वो कंपनी खत्म हो जाएगी सोल नहीं, वो प्रोप्राइटर? कंपनी कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। आप वो उनके जो अगर नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं जो
लीगल हेयर्स हैं, अगर वो खुद से बिजनेस को इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो अपने एंटिटी में ऐड करके उस बिजनेस को इनिशिएट करेंगे। हाँ, जो उसके फिजिकल एसेट्स होंगे वो तो लीगल हेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन जो लीगल एंटिटी है, जो नाम है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे जो बिजनेस एडिशन है, ये तो मेरे पर्सनल एंटिटी में लिंक थी ना, ये पर्सनल राइट। कैपेसिटी मेरा बिजनेस ऐड था, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये एक इसका लूप होल है, आप डिसएडवांटेज आप कह लें। लेकिन इस नाम के जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बुक की हुई है और एक ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ है, इसमें फर्नीचर है, ये सारी चीजें जो है वो तो लीगल हेयर्स पे तकसीम होंगी, ठीक है, अगर इस नाम पे। अम, लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि लीगल हेयर इस नाम को लेके चलना चाहते हैं, तो वो अपने एनटीएन में नए सिरे से ऐड करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो पुरानी डेट पे उसको ऐड करके इसकी जो लीगल स्टेटस है उसको कंटिन्यू कर लें, उन बैंक अकाउंट्स को यूटिलाइज कर लें। वो बैंक अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे थी, अब वो मेरे नाम पे नहीं रहे, क्योंकि मेरी तो डेथ होगी, तो मेरे जो लीगल हेयर्स हैं उनमें वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो वो अकाउंट्स, वो टैक्स नंबर, वो सेल टैक्स नंबर क्लोज हो जाएंगे। आप नए सिरे से अगर मेरे जो लीगल हेयर्स हैं वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो अपने एनटीएन में ऐड करेंगे और उसको इनिशिएट करेंगे। ठीक। एक दूसरा सवाल ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में आपने बताया था कि कंपनी सू भी कर सकती है, उसके ऊपर कस्टमर्स भी सू कर सकते हैं। तो जी क्या ये बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं होगा? यानी देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आप एनटीएन नंबर कर लिखते हैं, आपने देखा होगा, आप सेल टैक्स अगर रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आप सीएनएससी नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन का नाम लिखा आ रहा होता है, ठीक है। वो सिस्टम, क्योंकि अगर किसी पर्सन के मल्टीपल बिजनेसेस ऐड है, सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो पर्सन का इंडिविजुअल नेम रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में एंगेज हो जाती है, आप पर्सनली लायबल होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसलिए हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपके पर्सनल एसेट्स भी एट रिस्क है। अगर कोई भी सिनेरियो हो जाता है, वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है, देन आपके पर्सनल एसेट्स और जो भी आपके ऊपर ड्यू अमाउंट बनती है, देन आपके पर्सनल चीजें भी, बिलोंगिंग्स भी उसमें इंगेज हो जाती है। राइट। अच्छा, एक प्राइवेट लिमिटेड की जो प्रॉफिट के हवाले से अभी बात हुई कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के बाद, फिर नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, अगर डिविडेंड देता है वो, अगर सिंगल ऑनर है, कोई उसका शेयर होल्डर ही नहीं है और वो री इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो फिर तो जी जी। उसको उतना ही टैक्स पड़ेगा, 20 to 29% जितना सोल प्रोप्राइटरशिप में ही एक दफा देना पड़ रहा है। उसमें तो फिर जाहिर है कि अगर वो री इन्वेस्ट करता है उस प्रॉफिट को, तो उसमें तो फिर फर्दर टैक्सेशन नहीं है ना, वो तो दैट इज सेम एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। जी बिल्कुल। अब देखें, आप 56 लाख रुपीज को आप देख लें कि आपका 56 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ है। आप 56 लाख रुपीज के ऊपर 16,10,000 रुपये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स देना है। और अगर यही कंपनी के सिनेरियो में हो तो आपको कितना टैक्स देना है? 1,11,20,000 रुपये। तो कंपनी के सिनेरियो में बेनिफिशियल हो गया, और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ा है। लेकिन इसी चीज को हम फर्दर ऐड कर लेते हैं, 45 लाख रुपए। अब समझ लें 1,56 लाख रुपीज कम सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट हो गया। एक इसको आगे लिख, तो 45 लाख रुपए तो सोल प्रोप्राइटरशिप ने पहले से 1 करोड़ के ऊपर टैक्स दिया, प्लस 16,10,000 रुपये टैक्स दिया, मीन्स 61 लाख रुपीज सोल प्रोप्राइटरशिप टैक्स दे रहा है। कितने पे? 1,56 लाख पे। और इस सिनेरियो में, कंपनीज के सिनेरियो में कितना टैक्स देगा? 31,20,000 रुपये। सो स्टिल बेनिफिशियल है, लेकिन एक स्टेज आएगी कि कंपनी का टैक्स और सोल प्रोप्राइटरशिप का टैक्स डिफरेंस हो जाएगा। तो छोटे सिनेरियोज में, अब ये सिनेरियो टू सिनेरियो बेस करता है।
अब आपकी अगर कम इन्वेस्टमेंट है, आपको 12 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एस्टिमेटेड साल का, तो 12 लाख रुपए के ऊपर आपने जस्ट 90,000 रुपीज टैक्स देना है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और कंपनी के केस में आपने कितना देना है? 2 लाख रुपए देना है। तो कौन सा बेनिफिशियल हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, और कंपनी का केस आपके बेनिफिशियल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस बेनिफिशियल हो गया? कंपनी। कंपनी का केस बेनिफिशियल हो गया। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्या जो अब कंपनी आपने के केस के अंदर। ये चीजें आपने अपनी फोरकास्टिंग में एवेल्युएट करनी है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने इस चीज को देखना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, इस सिनेरियो में तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, स्मॉल स्केल वाले सिनेरियो की अभी एग्जांपल ली, लेकिन इस सिनेरियो में बेस्ट नहीं है। बाकी सिनेरियोज में आपको ज्यादा टैक्स की इम्प्लीकेशंस आ रही, ठीक है। अब सिर्फ सिर्फ ये एक बेसिस नहीं हो सकती आपकी टैक्सेशन की, आपका बिजनेस कितना ज्यादा रिस्क पे है ये भी एक मैटर करता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, रिस्क को आप इस तरह एवेल्युएट करें। जब हम देखें, हम सबसे पहले कोई चीज सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, देन हम उस चीज को सीखने के बाद क्या करते हैं? पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉर्पोरेट स्किल हासिल की, देन मैंने आपको सिखाना शुरू कर दी। अब उससे मैंने एक रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उस रेवेन्यू में से मेरे दो पोर्शन हो गए। एक मैं कंज्यूम कर लेता हूँ हर मंथ, और कुछ अमाउंट सेव कर लेता हूँ। अब सेविंग में भी आपकी, अगर हम सेविंग होल्ड करें, उसको कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, तो इन्फ्लेशन उस पैसे को रिड्यूस कर देती है। तो हम सेविंग को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। तो इंसान दो तरीके से पैसे जनरेट करता है। एक अपनी स्किल की बेस पे मेहनत करके पैसे जनरेट करता है, वो एक्टिव इनकम कंसीडर होती है। और सेकंड जो आपकी इनकम का सोर्स होता है, पैसिव इनकम होती है। अब एक इंसान अब एक लिमिटेड में एरिया में मेहनत कर सकता है। समझ लें, आप देख लें कि जो एक बंदे की हाईएस्ट सैलरी होती है 1 करोड़ रुपए होगी, 2 करोड़ रुपए होगी जो बैंकर की होगी। लेकिन कुछ लोग एक महीने में 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। वो क्या होता है? वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। अपनी जो उन्होंने सेविंग, पहले अर्निंग की, फिर उससे अमाउंट सेव की, और सेविंग से उन्होंने फर्दर अमाउंट को इन्वेस्ट किया। सो इस तरह वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बैंक में अगर आप वो पैसे रखते हैं, तो बैंक आज के टाइम पे आपको 8% रिटर्न देता है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में आप वो पैसे रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आपको 10% रिटर्न मिल जाता है। हम अज्यूम करते हैं स्टॉक मार्केट में आप वो पैसे रखते हैं, तो आपको 15% रिटर्न मिल जाता है। आप किसी बिजनेस में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन आपको 25% रिटर्न मिल जाता है। अब बैंक क्या होता है? वो रिस्क फ्री होते हैं। और जो इंडिविजुअल के बिजनेसेस होते हैं उनमें हाईएस्ट रिस्क होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जिनकी कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, आप उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एज कंपेयर टू बिजनेस वो लेसर रिस्क होता है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो टू सिनेरियो बेस करता है कि का आप किस चीज के बिजनेस के अंदर इंगेज हैं, और उसकी बेस पे आप एवेल्युएट करेंगे कि आपके लिए कौन सा वायबल ऑप्शन है। आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, अपने टैक्स के फैक्टर को देखना है, अपने लाइबिलिटी के फैक्टर को देखना है, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखना है, और अपने रिसोर्सेज को देखना है। एक फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो बिजनेस को इनिशिएट करना चाहता है। अब उसके पास उसका जो बजट है 2 लाख रुपए है। अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता है, ठीक है, और जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है उसको 1 लाख रुपए साल की एक्सपेंडिचर कोट कर लेता है, तो उसके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कितनी आ रही है? 50%। अब सेकंड सिनेरियो है, एक बंदा है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, और उस दूसरा कंसल्टेंट भी उसको भी 1 लाख रुपए चार्ज कर लेता है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी आ रही है? 1%। क्योंकि कुछ चीजें आपकी, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स की फाइलिंग करनी है आपने क्वार्टरली, एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट सबमिट करनी है,
अब ये तो बेसिक चीजें हैं, अगर आप बिजनेस करें या ना करें, ये आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस फुलफिल करनी होती हैं। सो अब एक इस दोनों लोगों ने कंपनी बनाई, लेकिन दोनों लोगों का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। एक पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई है, अब ये जो पर्सन है, पर्सन ए, अब ये कहेगा कि अगर कंपनी बनाते हैं तो इतनी ज्यादा खर्चे हैं कि बिजनेस किया ही नहीं जा सकता पाकिस्तान में। लेकिन मिस्टर बी को ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मिस्टर बी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और उस पर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इम्पैक्ट है वो बहुत नॉमिनल्स है। सो आपने अपने केस को एवेल्युएट खुद से करना है, और फिर उसको वेटेज देनी है, और उसकी फिजिबिलिटी बनानी है कि उसमें कितने मार्जिन हैं, और उस सिनेरियो की बेसिस पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए या नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन और है। For example, if we want to expand this business into another country other than Pakistan, so what would be the scenario in case of sole proprietorship, and what would be the scenario in private limited case? देखिए, अब जैसे आपको फिर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए लोकल कंपनी का और फॉरेन कंपनी का। ठीक है, पाकिस्तान में भी दो तरह की कंपनीज हैं, एक लोकल कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है। मैं आपको एक पिक्चर से इजीली इलस्ट्रेट कर देता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपके क्वेश्चन का आंसर उसी के अंदर है। अब ये आपके सामने जो कंपनीज की टाइप शो हो रही है, सो जो ब्रांच ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस होता है वो फॉरेन कंपनी का ओपन होता है, और जो बाकी हम अभी कंपनीज को पढ़ेंगे वो हमारी लोकल कंपनी है। फॉरेन कंपनी से मुराद ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई हैं, यूएस में हुई है, यूके में कोई कंपनी हुई है, सऊदी अरब में हुई है, अब वो पाकिस्तान में आके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है। सो वो अपनी ब्रांच ओपन करेगी। सो अगर उनकी वहां पे लीगल स्टेटस एज ए कंपनी होगा तो वो अपनी ब्रांच ओपन करेंगे ना। सो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और आपका इंटेंशन है कि बाहर भी हम अपनी ब्रांचेस ओपन करें, तो आपके लिए कंपनी सूटेबल ऑप्शन है, आपके लिए सेकंड ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। Thank you, sir. ओके जी, हसन साहब आप क्वेश्चन करें, ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। Right. सर मेरा पार्टनरशिप से क्वेश्चन था कि पहला तो ये कि अगर हमारी पार्टनरशिप है तो क्या वो भी हमें एफबीआर में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप थी वो डिक्लेयर करनी होती है? जी ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली हम करेंगे, पार्टनरशिप किस तरह रजिस्टर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ओके, मैं की लिमिट जो जी अनऑफिशियल पार्टनरशिप है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कंपनी वाली नहीं, नॉर्मल एओपीज की बात कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल, अभी हम उसको देखेंगे कि किस तरह हमने पार्टनरशिप अच्छा रजिस्टर करनी है, तो आपका आइडिया हो ओके, चलो ओके, थैंक यू। जाएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए। सर कीन्यू से रिलेटेड ही कर देते हैं, हमारी ओरिएंटेशन आज कीन्यू से हो रही है, तो मैं इसी एग्जांपल को कोट करके मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक्चुअली अगर अगर मैंने सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मैंने रजिस्टर की है एंड मैं कीन्यू की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड मेरा सप्लायर जो है वो सो प्रोप्राइटर है, ठीक है। तो वो जो जी मुझे जी अगर कीन्यू वो प्रिक्योर करेगा मुझे एंड मैं फर्दर आगे एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, तो मैं तो सर कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, तो वो उसका तो स्ट्रक्चर सर खराब हो जाएगा सर। अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए के मुझे अगर वो दे देता है कीनू, एंड मैं वो 1 करोड़ रुपए की कीनू सर मैं आगे एक्सपोर्ट कर देता हूँ अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, ठीक है, हम्म तो लेकिन मैंने तो वो शो तो करना है ना सर। मैंने अपनी मतलब जो मेरी जो परचेजिंग है कहाँ से है एंड सेल मैंने आगे कहाँ की है, वो सारी मेरी जितनी भी पाइपलाइन है मैंने अपनी शो करनी है, एससीपी को भी एफबीआर को भी ऑब्वियसली। तो उसमें सर उसका बिजनेस भी शो हो जाएगा जो कि सो प्रोप्राइटर है सर। तो उसका सर ये टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो उसके लिए सर काफी मतलब नुकसान की सर नुकसानदेह हो जाएगी ये डील। नहीं, उसके लिए किस तरह नुकसानदेह हो जाएगी? वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो रजिस्टर्ड बिजनेस है जी आप कह रहे हैं। जी, ठीक सो है। प्रोप्राइटर पे अगर वो रजिस्टर्ड है सर, तो उसका तो मतलब वो स्लैब आपने जो टैक्स की स्लैब्स की बात की है सर, वो तो उसका स्लैब ब्रीच हो जाएगा ना सर। स्लैब तो ब्रीच उस वक्त होगा ना कि आपने अपने टैक्स का हिसाब देना है, आपने अपने सप्लायर के टैक्स का तो हिसाब नहीं देना। ठीक है। अब अगर वो सेल टैक्स में कोई चीज़ एंगेज है तो आप अपनी सेल्स डिक्लेयर करें कि इस सप्लायर से हमने परचेजिंग की है। अदरवाइज ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आप सप्लायर वाइज सेगमेंटेशन तो नहीं करते, आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताते हैं कि इतना हमारा सेल्स हुई।
ठीक है। तो आपकी सेल्स को एक्सपेंडिचर को देख के वो उनकी सेल्स कैलकुलेट नहीं करते, इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और या तो उसकी इनवाइस, उसकी जो इनवाइसेस है हम लोग वो मतलब डबल भी कर सकते हैं, दो देखिए इनवाइसेस में अगर वो कर दे देखिए इस तरीके से। सेल टैक्स रिटर्न के हिसाब से आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बेस पे कह रहे हैं तो उसके ऊपर कोई एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई मैं इस पे सेल टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, अब सेल टैक्स क्योंकि रिटर्न के हिसाब से आपको कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो दोनों में चीजें वैसी डिक्लेयर होनी है, उतनी सेल्स डिक्लेयर होनी है, वो चीजें तो ठीक है। एंड सर उसमें तो सेल हाईलाइट टैक्स वो होनी है। भी देगा सर, वो भी सेल टैक्स देगा और मैं भी सेल टैक्स दूंगा सर आगे फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए। सेल टैक्स का जो कंसेप्ट है, आपने अगर उस चीज के ऊपर सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो उसने, ठीक है। आपके सप्लायर ने आपको सेल्स की तो उन्होंने आपने सेल टैक्स पे कर दिया, वो जो सेल टैक्स होगा वो आप ऐसे इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर लेंगे। और जो आप आगे सेल कर रहे हैं अगर उसके ऊपर भी सेल टैक्स है, फॉर ठीक एग्जाम्पल, है। अभी हम ठीक है। इंपोर्ट की बात नहीं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के सिनेरियो में एग्जाम्पशन होती है। जी। अब आगे भी अगर सेल टैक्स है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी सेल टैक्स की वो आपने पे बैक करनी होगी, क्योंकि समहाउ आपने 100 रुपए की चीज ली और उस पर 18 रुपए ठीक है। सेल टैक्स पे कर दिया। अब एक सौ ठीक है। अठारह रुपए आपकी कॉस्ट आई, अब आगे आपने 200 रुपए की बेची, 200 रुपए के ऊपर 36 रुपए सेल टैक्स हो गया, 236 रुपए जी। की आप सेल कर रहे हैं। तो ठीक अब है। 36 रुपीज आपने सेल टैक्स जमा नहीं कराना, 18 रुपीज आप आपने पहले से सेल मैंने टैक्स है, वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी डिफरेंशियल अमाउंट आपने पे करनी होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। असद साहब, आपने क्वेश्चन किया इन ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑफ क्लेम्स। पार्टनरशिप में भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, दोनों नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करते हैं। नाज खान, व्हाट हैपन टू बिजनेस पोर्टफोलियो। मैं ये बिजनेस पोर्टफोलियो को समझा नहीं, से क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सोल प्रोप्राइटर में कंपनी तो शट डाउन हो जाती है, बट व्हाट सलाम। अबाउट द बिजनेस पोर्टफोलियो? बिजनेस पोर्टफोलियो भी ट्रांसफरेबल नहीं होता? जी जी बिल्कुल। अब देखें, फॉर एग्जांपल, मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहा था और अब मैंने सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, ठीक है। मैंने किसी को सेकंड पर्सन को ट्रांसफर नहीं की, अपने बिजनेस की जो मेरी लीगल एंटिटी थी, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे मार्केट में काम कर रहा था, अब मैंने सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है। अब जो मेरा प्रीवियस काम है वो सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के पर था। अगर मैंने कोई टेंडर्स किए, वो सारे उस पर नेशनल टैक्स नंबर वो पुराने सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लिखे हुए थे। अब मेरी जो न्यू एंटिटी है उसमें एज सच वो नेशनल टैक्स नंबर तो मेरा क्योंकि चेंज हो गया, बैंक अकाउंट चेंज हो गया, बाकी चीजें चेंज होगी, लेकिन मैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में मैं अपने पोर्टफोलियो को यूज कर सकता हूँ, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। कि पहले मैं उसमें अपने मैं जो हिस्ट्री लिखूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसमें मैं लिखूंगा कि के कंसल्टेंट मेरी कंपनी है। सो के कंसल्टेंट ऑपरेट कर रही थी एज सोल प्रोप्राइटरशिप सिंस 2012, लेकिन 2017 में आके मैं के कंसल्टेंट ने अपने लीगल स्टेटस नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर लिया और एज ए कंपनी ऑपरेट होना शुरू हो गई। अब 2012 से लेकर 2016 तक जो हमने काम किया है, क्लाइंट्स तो एट द एंड वो मेरे ही थे, तो उनका मैं पोर्टफोलियो अपनी सोशल मीडिया पे और अपनी जो वेब प्रेजेंस है उस पे, या जो मेरा ब्रोशर्स है, जो मेरी कंपनी प्रोफाइल है उस पे मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स नंबर मेरा डिफरेंट हो गया, बैंक अकाउंट डिफरेंट हो गए, उस सिनेरियोज में वो चीज़ें क्लेमेबल नहीं होंगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड होती है ये ट्रांसफरेबल होती है टू पब्लिक लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कभी भी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह सिंगल मेंबर कंपनी को भी आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ, आपकी कंपनी का टाइप है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें सिंगल ओनर है, और अगर आपके साथ कोई पार्टनर ऐड होगा तो 2 पर्सन हो जाएंगे, आप इसको पीवीटी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फर्दर इसको एक्सपेंड करें और पब्लिक लिमिट करें तो सर आवाज आपकी बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। आप इसको पब्लिक लिमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तीनों ऑप्शन हैं। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर सर, काइंडली मैं ये जरा समीर दोबारा बात कर रहा हूँ। रिपीट कर देंगे, आवाज जी जी। आपकी
ब्रेक हो जी गई सर, थी ये जो। मैं करता हूँ। ये सिंगल मेंबर कंपनी होती है, इसमें सिंगल ओनर होता है। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट की, और फिर मैंने कहा मैं भी आपकी कंपनी में ऐड होना चाहता हूँ, तो अब सिंगल मेंबर कंपनी में तो एक ही पर्सन होता है। अब हमने क्या किया, उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब उसके बाद कुछ अरसे के बाद हमने प्लान किया कि हम इस बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करते हैं और लोगों से भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं। सो हमने किसी थर्ड पर्सन को और ऐड कर लिया और अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्दर हम जितने चाहे शेयर होल्डर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा स्टेटस पब्लिक लिमिट के तौर पे हो गया। ठीक है, इसी तरह कोई सर पब्लिक आपकी लिमिट। इजाजत हो तो मैं क्वेश्चन करूं? जी, इसी मैं एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। इसी तरह पब्लिक लिमिट कंपनी वापस प्राइवेट लिमिटेड में भी कन्वर्ट हो सकती है, और प्राइवेट लिमिट कंपनी वापस सिंगल मेंबर कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। मींस वाइस वर्सा का कंसेप्ट है। मेंबर से पीवीटी में भी बना सकते हैं, और पीवीटी से भी लिमिट पब्लिक लिमिट में भी बना सकते हैं, और इसी तरह वापस आप सिंगल मेंबर में भी लेके जा सकते हैं। जी, आप समीर साहब क्वेश्चन करें। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? अच्छा सर, जी मैंने एक क्वेश्चन ये करना था कि मैंने अगर एक कंपनी है जो मल्टी रेजिन इंडस्ट्रीज के नाम पर है, मैं उसकी अंदर से ही दूसरी कंपनी क्रिएट करके एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, और मैं उसमें पार्टनरशिप पे है बेसिकली, ये 7 पार्टनर हैं। तो क्या मैं उसमें बैंक मॉर्गेज जब कराऊंगा अपने लैंड रियलाइज को, तो सारे पार्टनरों को जब मैं प्रॉफिट होगा वो शेयर करूंगा? आपकी पहले कंपनी का स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप फर्म है? पहली पहली मेरी कंपनी का स्टेटस पार्टनरशिप फर्म है। जी जी। और सेकंड आप जो कंपनी कर रहे हैं वो भी पार्टनरशिप फर्म है, हाँ? मैं तो फिर अपने बैंक मॉर्गेज से ले रहा हूँ ना, बैंक मॉर्गेज करवा रहा हूँ लैंड रियलाइज को। मैं उसके अगेंस्ट में मैं लोन लेके उसको फिर मैं एक्सपोर्ट पे के बिजनेस में उसको करूंगा। तो क्या मैं उनको भी उसका पार्टनर दूंगा, एज एन जो हमारी पार्टनरशिप हुई हुई है? देखिए, बैंक मॉर्गेज आप पार्टनरशिप फर्म का यूज कर रहे हैं। जी, मैं बैंक मॉर्गेज फर्म पार्टनरशिप का यूज करूंगा ना। हम्म। तो देन अगर आप कोई फर्म की कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो वो उन पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई आप मॉर्गेज यूज कर रहे हैं, तो उसको वो तो यूज नहीं होगा। उसमें तो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के पाबंद नहीं है। लेकिन एक कंपनी की कोई चीज आप यूज करते हैं, हाँ, अगर कंपनीज के मेंबर आपको अलाउ कर देते हैं, देन आप एक सेपरेट सिनेरियो है। सो ये आपका एक स्पेसिफिक केस है, उसके मुताबिक आप फिर वो करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। चले हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एंटीन किस तरह क्रिएट करना है। एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। आपने जस्ट ये आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ है, आप इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे सीएनएससी नंबर एंटर करेंगे, और सीएनएससी का ये जो एक्सपायरी डेट है वो आपने एंटर करनी है, और अपना फुल नेम आपने एंटर करना है। सो ये सारी चीजें एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट टैब में आएंगे, एड्रेस की। वहां पे आपने एड्रेस ऐड करना है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम आप जो भी एड्रेस लिखेंगे, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके विलेज एरिया का है, आपके होम टाउन का है, और अगर आप वो मेंशन कर लेते हैं, तो आपका टैक्स ऑफिस आपके होम टाउन का बन जाएगा। मीन्स अगर मेरा जो होम टाउन है वो लाहौर का है, तो अगर मैं लाहौर का एड्रेस लिख दूंगा तो मेरा टैक्स ऑफिस लाहौर बन जाएगा। और अगर मेरा प्रेजेंट एड्रेस इस्लामाबाद का है, और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा टैक्स ऑफिस भी इस्लामाबाद बने, तो मैंने एड्रेस इस्लामाबाद का लिखना है, ताकि मेरा टैक्स ऑफिस भी इस्लामाबाद बने। सो आपने इस चीज़ को बस कंसिडर करना है। बाकी एंटीन क्रिएट करना आपके सामने बहुत सिंपल है। आपने सीएनएससी नंबर और अपना नाम, और सीएनएससी पे जो एक्सपायरी डेट होती है वो मेंशन करनी है, और एड्रेस आपने ऐड करना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करेंगे। उस पर ओटीपी आएंगे, और ओटीपी के एंटर करने के बाद आपका एनटीएन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एनटीएन का पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसको किस तरह आपने रिकवर करना है, उसका भी प्रोसेस हम देख लेते हैं। एक मिनट, मैं सीएनएससी को कॉपी कर लूँ। तो अगर आप किसी एंटीन का पासवर्ड भूल गए, और आपको पता है कि मोबाइल नंबर ईमेल कौन सा यूज हुआ है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना सीएनएससी नंबर एंटर करेंगे, और वहाँ उस सीएनएससी के अगेंस्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करेंगे, तो उस पर ओटीपी जाएंगे। ओटीपी आप एंटर करने के बाद न्यू पासवर्ड रख सकते हैं, और आपका पासवर्ड इस तरह रीसेट हो जाता है।
अगर आपको मोबाइल नंबर ईमेल का भी आइडिया नहीं है, देन आपने जस्ट अपना सीएनसी नंबर यहाँ पे एंटर करना है और अपना न्यू मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके नाम पे, आपके सीएनसी पे रजिस्टर होना चाहिए, और उसके ऊपर ओटीपी आएगा। इसी तरह आप न्यू अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उस पर भी ओटीपी आएगा, और देन आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब आपको किसी भी टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्सन की मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हमारा पासवर्ड शेयर कर दें। आपको अगर अपना पासवर्ड नहीं पता, अपने इवन क्लाइंट का नहीं पता, आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, आपके नाम पे एक सिम होनी चाहिए, उसके ऊपर ओटीपी आएगा और पासवर्ड आप विद इन ए मिनट आप रिकवर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर ये आप ये इंडिविजुअल एनटीएन के लिए कर रहे थे ये प्रोसीजर? इंडिविजुअल एनटीएन के लिए जो कंपनी का एनटीएन है वो भी आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट रिकवरी आप कंपनी की इस तरह नहीं कर सकते। ये सर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का एनटीएन किस तरह से बनाना है वो बताया। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, ख्वाह वो नहीं नहीं, सिंगल प्रोप्राइटर हो या वो भी आपको बताता हूँ। अभी हमने सिर्फ पर्सनल एनटीएन क्रिएट करने की बात की है, अभी इसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप ऐड नहीं किया। अभी जस्ट हमने एक पर्सनल एनटीएन क्रिएट किया है, आपका इंडिविजुअल एनटीएन ऐड क्रिएट किया है आपके नाम पे। अब उसमें ओके हमने ओके। बिजनेस ऐड करना है। अब बिजनेस किस तरह ऐड करते हैं, आपने आपके सामने जो आईआरएस का इंटरफेस आ रहा है उसके अंदर आपने फोर्थ कॉलम में रजिस्ट्रेशन शो हो रही है, उसमें आपने जाना है, और सेकंड कॉलम में 181 फॉर्म शो हो रहा है। इसमें दो तरह के 181 फॉर्म है। आपने सेकंड वाले पे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स ये क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 181 फॉर्म शो हो जाएगा। तो 181 फॉर्म पे आपने आना है, अपने प्रॉपर्टी को ऐड करना है। प्रॉपर्टी में आपने अपना जो कमर्शियल स्पेस है जहाँ पे आपका ऑफिस एग्जिस्ट करता है उस एड्रेस को ऐड करना है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइप आपने बतानी है ऑफिस, और ऑफिस का एड्रेस मैं लिखता हूँ। देन आपने सिटी बताना है, देन आपने टेनेंसी, और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बिजनेस को ऐड करना है। यहाँ पे अभी कोई बिजनेस ऐड नहीं हुआ हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू बिजनेस को ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड न्यू बिजनेस डिटेल पे यहाँ जो प्लस का साइन है इस पे मैंने क्लिक किया, और मैं न्यू बिजनेस के कंसल्टेंट के नाम से ऐड कर दिया। आज की डेट से मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी आपकी होती है कि आप उस जो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस है, जो ऑफिस स्पेस है, आप उसके ऑनर हैं या आपने वो रेंट पे स्पेस ली हुई है। मैंने ये स्पेस रेंट पे ली हुई है, तो मैंने बिनामी टेनेंट फ्रेंचाइजी ऑक्यूपेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। कैपेसिटी में मैंने टेनेंट सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने बिजनेस नेम भी ऐड कर लिया, एक्विजिशन डेट भी सिलेक्ट कर लिया, कैपेसिटी भी सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक्टिविटी ऐड करता हूँ। एक्टिविटी में एक आपने एक्टिविटी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करना लाजमी है। अब मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखना चाहता हूँ, या आप कह लें कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, सो मैंने केक की जो केक की कंसल्टेंट नाम रखा है वैसे इंपोर्ट से रेलेवेंट नहीं है, उसको चेंज कर लेते हैं। और ये मैंने स्टार्टिंग डेट आज की लिख दी। अब मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है इंपोर्टर, और ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई है। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ, केक के इंपोर्टर के नाम से मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने बिजनेस भी ऐड कर लिया है, उसकी कैटेगरी भी ऐड कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने बिजनेस एड्रेस को लिंक करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट बिजनेस, और इसके साथ प्लस का साइन है। प्लस के साइन में आपके पास जो आपने एड्रेसेस ऐड किए हैं वो शो हो रहे हैं। मैंने एड्रेस को सिलेक्ट किया, जो मेरा रेलेवेंट एड्रेस है उस पर क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। अब मेरा
बिजनेस नेम भी ऐड हो गया, कैटेगरी भी ऐड हो गया, एड्रेस भी ऐड हो गया, तीनों चीज़ें मेरी ऐड हो चुकी हैं। सो इस तरह आपने बिजनेस को, किसी भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना है, लेकिन साथ में आपने दो और चीज़ ये भी करनी है। आपने रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच करना होता है। अगर अभी हम इसको सबमिट करेंगे तो सिस्टम एरर देगा कि आपके नाम पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए। देन हमें पहले ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। मैं अभी कोई भी डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। आपने इस तरह रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देना है और नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देना है। मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की। और बैंक प्रेफरेबल तो ये है कि आप पर्सनल बैंक बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर लिया करें, अदरवाइज वो आप पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद आप मैंने जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है तो ये बिजनेस ऐड हो जाएगा। सो क्योंकि मैंने अभी ये बिजनेस ऐड नहीं करना, ये जो जस्ट आपको बताने के लिए ये सारा प्रोसेस किया है। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। इस तरह आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ऐड करते हैं। इसमें आप मल्टीपल सर बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐड बिजनेस पे ऐड करके मैं एक और बिजनेस भी ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम केके कंसल्टेंट रख लेता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने बिजनेस करना चाह रहे हैं। सो मैंने एक और बिजनेस ऐड कर लिया, उसकी कैटेगरी मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख ली और आज की डेट सेलेक्ट कर ली। सो ये मेरा दूसरा बिजनेस भी ऐड हो गया। जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर बैंक अकाउंट तो अभी हम लोग को ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो उनको एनटीएन रिक्वायर्ड होगा एंड जी सोल प्रोप्राइटर उनको। लेकिन यहाँ पे आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले कर रहे थे वो भी आपको देना एज पर द लॉ रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे शो कराएं। और कुछ लोग फिर उसको, फर्दर फिर बाद में हम लोग जाके फिर वो बैंक अकाउंट जो है वो चेंज करवा सकते हैं अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में। जी हाँ, आप उसके बाद आपने बिजनेस अकाउंट ओपन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने के इम्पोर्टर के नाम से अकाउंट ओपन कर लिया, तो इस फॉर्म को हम री ओपन करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे और उसको इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो सोल पार्टनरशिप से जी रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड? जी सर। जी सर, अगर ये जो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये बिजनेस के नाम पे होना चाहिए? नहीं, इसका कोई भी ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मोस्टली ओनर के नाम पे होता है और अगर मैंने रेंट पे जी स्पेस ली है तो वो मेरे नाम पे हो नहीं सकता, तो उस वो मैटर नहीं करता। अब वो ओके। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो और रेंट एग्रीमेंट पे मैच करना चाहिए, ठीक है। ये सच रिक्वायरमेंट ओके। है। और रेंट एग्रीमेंट वो मेरे ठीक। नाम पे होना चाहिए क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा हूँ। अब वो किसी और के नाम का रेंट एग्रीमेंट होगा, इट्स मीन के वो बिजनेस प्रेमिसेस मेरे नाम पे नहीं है, वो किसी और की है। मैं जस्ट इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए फुलफिल कर रहा हूँ। तो उसके लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि आप उससे सब लीज एग्रीमेंट बना लें कि उन्होंने आपको कोई पोर्शन दिया हुआ है स्पेस का, सब सब सबलेट किया हुआ है, तो वो आप एग्रीमेंट इसके साथ अटैच कर लें। ठीक है। और सर, अगर बैंक अकाउंट हम डिक्लेयर ना करें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, उसमें आप सेक्शन 182 है जो पेनल्टीज का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं कंप्लाय नॉन कंप्लायंस होंगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि वो इम्पोज की जाए, सिनेरियो टू सिनेरियो बेस करती है। इसी तरह अटैचमेंट में ओके। कुछ लोग ये भी प्रैक्टिस देखी जाती है कि वो कि अभी हम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो किसी मॉडरेशन में नहीं जाएंगे, कोई ऑफिसर उसको रिव्यू नहीं करेगा। जस्ट यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक करना है, विद इन ए 1 मिनट उसका ऑर्डर आ जाना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट कर लेगा और बिजनेस ऐड हो जाएगा, किसी ने इसको रिव्यू नहीं करना। तो लोग क्या, कुछ लोग अनप्रोफेशनली प्रैक्टिस ये करते हैं, उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता, वो डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। कोई भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, सिस्टम ने तो ये देखना है कि कोई फाइल उसके साथ अटैच हुई है या नहीं, और उसने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू नहीं करना। उसने ये सिर्फ उसके अंदर ये चेक मार्क है कि इस 181 फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है या नहीं, अदरवाइज वो एरर दे देगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हुआ तो आप इसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करें। सो लोग डमी डॉक्यूमेंट्स करा के भी इसको सबमिट कर लेते हैं और बिजनेस ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। आपने जब भी इसको ऐड करना है प्रैक्टिकली आपने रेंट एग्रीमेंट बना के उसको प्रॉपरली अपलोड करना है। और ये भी याद रखिएगा कि जो रेंट एग्रीमेंट आपने अपलोड कर दिया वो डॉक्यूमेंटेड हो गया और उसके अंदर जो रेंट आपने मेंशन किया हुआ है तो फर्दर आप वही रेंटल अमाउंट ही आपको क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि वो एक
लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, एफबीआई के रिकॉर्ड में आ गया। ओके, थैंक यू सर। जी, किसी और कोई क्वेश्चन? पीसी। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। इसको मैं सबमिट नहीं कर रहा, आप लोगों ने सबमिट कर देना है, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी रजिस्टर हो जाएगी। जी, हाउ मच टैक्स विल पे इफ पर्सन हैव द जॉब एंड अदर बिजनेस आल्सो। देखिए, अगर उसकी 75% से ज्यादा सैलरी की इनकम है, पहले उसके ऊपर सैलरी की टैक्स एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज उसके ऊपर बिजनेस की स्लैब एप्लीकेबल होगी। अब्दुल जलील साहब, जो हाँ आपके इंस्ट्रक्टर है, वो आपको जो कोर्स में ये डिटेल में आपको आंसर देंगे। हंजला गौरी, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ये भी आप सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों के आंसर दूंगा जो आपने बिजनेस रजिस्टर करना है, और उसके लिए क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करना है, और आप इसको किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। 15 मिनट्स की क्लास रहती है, उसमें हम ये चेक कर लेते हैं। अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी है, उसके दो तरीके हैं, आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप जस्ट सर प्रोसीड करने से पहले सर एक सवाल स्क्रीन है मेरा। वो सवाल सर ये है स्क्रीन कि दोबारा शेयर कर लें। ये कोई बकाई साहब है, इन्होंने इसके ऊपर काफी ड्राइंग की हुई है, या सर इसको। जी जी, ओके, मैंने क्लियर किया। हो गया, थैंक यू थैंक यू। जी जी सर, मेरा प्रोसीड करने से पहले सवाल ये है कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों में कोई फर्क है? जी, बिल्कुल फर्क है। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि इसमें एक पर्सन ऑनर है। आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, आप इसमें शेयर होल्डर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही सीईओ हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम दो बंदे ऑनर होंगे और दो बंदे कम से कम डायरेक्टर होंगे। तो ये और ये फर्क है। फॉल दोनों ही कॉर्पोरेट सेक्टर में करेंगी और वही बेनिफिट्स एंजॉय करेंगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है? ये ऐसा? दोनों पे सेम टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन होगी, सेम ऑलमोस्ट सेम कंप्लायंसेस होंगी। लेकिन सिंगल मेंबर कंपनीज में कुछ आपको एससीसीपी की कंप्लायंसेस में एग्जाम्पशन मिल जाती है, अदरवाइज उसके अंदर बाकी सारे रूल्स रेगुलेशंस सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी कभी भी अपना स्टेटस, अगर उसके साथ कोई पार्टनर ऐड होता है तो पीवीटी में कन्वर्ट हो जाती है। और इवन सिंगल मेंबर कंपनी के साथ भी लिखा जाता है एसएमसी डैश पीवीटी लिमिटेड। मींस एसएमसी लिखने का जस्ट ये मकसद होता है कि कोई पर्सन भी उस नाम से आइडेंटिफाई कर ले कि इस कंपनी का सिंगल ओनर है, और कोई मकसद नहीं है। तो तो सर अब एक हम सवाल है। थैंक यू। हेलो। जी करने सवाल आप। सर बेसिकली अगर जैसे एक एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका कोई पार्टनर है ऑन पेपर, जैसे लोग एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि, लेकिन उसकी जो कंपनी का स्टेटस है वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रहता है, तो क्या ये लीगली लाइक सही है, या इसमें लाइक वो मतलब जरूरी होता है कि अगर कोई पार्टनर है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस करवाना है? देखिए, अब उसमें आप टैक्स से बचने के लिए वो पर्सन किसी और के नाम पे ये जिस तरह आपको पता है प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे आपने रखवाई हुई है, एट द एंड तो वो लीगल ओनर तो वही है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो अब वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि किस केस को आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो चाहते हैं कि कुछ उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है कि इतने अरसे के बाद मैं ट्रांसफर करूंगा, आप लाइबल होंगे, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। अब केस टू केस देखा जाएगा कि किन बेसिस पे उस चीज की वैलिडिटी है भी या नहीं। अदरवाइज वो शायद कॉन्ट्रैक्ट नलीफाइड हो जाए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। ठीक है। तो जिस तरह आपने जो शेयर ट्रांसफर करने हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अब सीडीसी में आपने शेयर ट्रांसफर करने होते हैं। आप हम्म। समटाइम्स आप शेयर आपने ट्रांसफर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो पर्सन पे बाइंडिंग है कि वो उसने आपने सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं की, उसको रिपोर्टिंग नहीं की, बाकी चीजें तो आपके एग्रीमेंट हो चुके थे, उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है। नहीं सर, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उसका ओनर मैं हूँ, ठीक है।
जी। और फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा वर्किंग पार्टनर है। हमने एफबीआर में या कहीं या एससीसीपी में हमने जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी ही शो करी हुई है, लेकिन हमारे बीच म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ हुआ है ऑन पेपर कि हम लोग ऐसा पार्टनर है। तो क्या वो लीगली सही है? आपकी आवाज कट गई अली साहब। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। म्यूचुअली एग्रीमेंट है, लेकिन देखिए लीगली आप ही ऑनर है, आप ही लायबल है हर चीज के, पर्सनली भी लायबल हैं आप। और जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपने ही फेस करने हैं, ठीक है। तो उसमें आप पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट शेयर की हुई है, आप पर्सनली उनको पेमेंट कर रहे हैं, वो एक सेपरेट सिनेरियो है। अब हम देख लेते हैं कि हमने पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आपने एक दो बंदों ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है, पार्टनरशिप डीड साइन कर ली है, और उसके लिए हम नेशनल टैक्स नंबर लेना चाहते हैं। जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है वो बहुत सिंपल है। आपने फॉर एग्जांपल मैं और सेकंड पर्सन सैयद हसीब साहब पार्टनर बनना चाहते हैं। सो हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन में गए और मैंने अपने एनटीएन से एनरोल लॉगिन किया हुआ है, और अब मैंने 181 फॉर्म पे क्लिक किया, और यहाँ पे नेम में मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्म, और उसके बाद मैं कंपनी का नाम लिख लेता हूँ के कंसल्टेंट। फॉर्मेशन डेट आज की लिख देता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ। पीरियड 2026 मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसमें आप फॉर्म के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें करनी है, मैंने क्योंकि फर्म सेलेक्ट कर लिया था, इसको मैं क्लोज कर दूं। ये फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए यूज होता है। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का एंटिटी बनाना चाहते हैं तो आप फर्म सेलेक्ट करेंगे। आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का एंटिटी बनाना चाहते हैं, देन आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूज करना है। मैंने के कंसल्टेंट फिर से लिख लिया। फॉर्मेशन डेट आज की लिख ली, कंटिन्यू पे क्लिक किया, पीरियड पे सेलेक्ट किया 2026, एंड देन अब मैंने वही स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह अभी हमने एड्रेस ऐड किया था। जो फर्म का एड्रेस होगा वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। उसके बाद बिजनेस में फर्म का नाम, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम ऐड करूंगा। उसकी एक्विजिशन डेट, आज से हम वो बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो उसका जो ऑफिस है वो रेंटेड स्पेस पे है। उसकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो इम्पोर्ट की है, और वो मैंने सेलेक्ट कर ली, और स्टार्टिंग डेट मैंने सेलेक्ट कर ली। सेम जो सोल पार्टनरशिप थी उसी की तरह मैंने बिजनेस, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की हुई तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट किया, और ऑफिस नंबर लिख लेता हूँ। सिटी और कैपेसिटी में रेंटेड प्रॉपर्टी है, और सिटी मेरा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। नेक्स्ट मैं बिजनेस पे गया और प्लस साइन पे क्लिक किया, और बिजनेस को एड्रेस को मैंने अपने बिजनेस के साथ लिंक कर लिया। ये मेरी फर्म का नाम, ये इसकी कैटेगरी और उसका बिजनेस एड्रेस ऐड हो गया। अब मैंने लिंक में जाना है, और कैपेसिटी में, क्योंकि मैं ही प्रिंसिपल ऑफिसर हूँ, अपना एनटीएन नंबर सर्च करना है, और स्टार्टिंग डेट मैंने कर लेनी है। सेकेंडली मैंने एक और चीज़ करनी है कि मैं इसमें मेंबर भी हूँ, और मैं अपना सीनियरसी सिलेक्ट किया, और मैं 80% का मेंबर हूँ। इसी तरह मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो 20% का मेंबर है। अब उनका भी मेरे पास अगर सीएनएससी नंबर होता तो यहाँ पे मैं उनका सीएनएससी ऐड कर लेता। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे पार्टनर का एक और सीएनएससी नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपने दूसरे पार्टनर का सीएनएससी ऐड कर लेना है। 20% दूसरे पार्टनर के पास शेयर है, और इस तरह आपने स्टार्ट डेट किया, और ये दोनों पार्टनर्स की डिटेल आ गई। अब डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से अटैच करने हैं, वही रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जो आपका एक लेटर हेड पे रिक्वेस्ट आपने देनी है
कि एक पर्सन ऑथराइज है कि वो हमारा एनटीएन जनरेट कर दिया जाए। सो इस तरह आपने पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन जनरेट करना है और आप पार्टनरशिप, आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। अब सेकंड पर्सन का कॉन्सेंट किस तरह होगा, इस चीज को आपने देख लेना है। अभी ये एक पर्सन की आईडी से हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब सेकंड पर्सन के जब तक कॉन्सेंट नहीं होगा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके कॉन्सेंट के लिए हमें क्या करना है, इसको फॉर्म को हमने सेव करने के बाद क्लोज करना है, एमआईएस के अंदर जाना है, इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करना है और पेंडिंग एओपी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्योंकि इस पर्सन का दो पार्टनर है इसमें, जिसपे लॉगिन किया हुआ है, और सेकंड पार्टनर मैं खुद हूँ। अब मैंने अपनी आईडी से भी लॉगिन करके एमआईएस में जाके पेंडिंग एओपी वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर मैं एग्री करता हूँ तो एक्सेप्ट करूंगा, और अगर एग्री नहीं करता तो मैं रिजेक्ट करूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ देन आपका फर्म का एनटीएन जनरेट हो जाएगा। सो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए आपने एक स्टाम्प पेपर साइन करना है, उसमें पार्टनरशिप डीड को प्रिंट करा के, सेकंड आपने नेशनल टैक्स नंबर ले लिया, अब जाके आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इतना इजी है पार्टनरशिप रजिस्टर कराना, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आपने किस तरह रजिस्टर करानी है, उसके लिए अब गवर्नमेंट ने सेपरेट पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो business.punjab.gov.pk के पोर्टल पे जाना है, और इस पोर्टल में जाके आपने साइन अप करना है, क्लिक हेयर, और यहाँ पे आप अब अपने आप को साइन अप करेंगे, और इस पोर्टल पे एक्सेस करने के बाद आप अपनी पार्टनरशिप फर्म पंजाब में रजिस्टर करा सकते हैं। इसी तरह सिंध का भी पोर्टल ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने business.sind.gov.pk पे जाना है, वही सेम इंटरफेस है जो सिंध का पोर्टल है, वो भी पंजाब ने बनाया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने सिंध का पोर्टल बना के दिया है। सो सेम इंटरफेस है। सो आपने उसी तरह साइन अप करना है, और यहाँ पे भी आप देख लें पावर्ड बाय पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। दूसरा जो केपीके का बिजनेस पोर्टल है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने केपीके की वेबसाइट है business.kp.gov.pk, यहाँ पे जाके आपने रजिस्टर होना है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पार्टनरशिप डीड और फीस वगैरह पे करेंगे, तो इस तरह आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाएगी। और उसका सिंध और पंजाब में तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप का एनटीएन भी बन जाता है। अगर आपकी पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है उसका एनटीएन नहीं क्रिएट हुआ तो आपने रजिस्ट्रेशन में जाना है, 181 फॉर्म में जाना है, एंड देन आपने नेम में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने फर्म को सिलेक्ट कर लेना है। एसोसिएशन पर्सन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए, फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए। अब मेरी फर्म है के कंसल्टेंट के नाम से, मैंने फर्म रजिस्ट्रार फर्म के पास जाके रजिस्टर करवा ली है, और अब मैं इसका सिर्फ एनटीएन लेना चाहता हूँ। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो भी बहुत सिंपल है। जो अभी हमने पहले मेथड यूज किया था उसी तरह हमने प्रॉपर्टी में बिजनेस ऐड करना है, बिजनेस में जाके बिजनेस नेम ऐड करना है, कैटेगरी ऐड करनी है, और बिजनेस एड्रेस को यहाँ से लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उनके परसेंटेज लिख लेनी है, और एक पार्टनर को प्रिंसिपल ऑफिसर बना देना है। आपने पार्टनरशिप डीड को अटैच करना है, फर्म का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना है, रेंट एग्रीमेंट अटैच करना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करना है। लेटर हेड पे आपने एक रिक्वेस्ट देनी है लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नाम पे कि हम अपना इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो एक हमने इस पर्सन को अथराइज किया हुआ है, उस पर तमाम पार्टनर्स ने साइन कर देने, वो भी यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, वहां पे 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे, रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हर सिनेरियो में आपने अटैच करना होता है। तो इस तरह आप किसी भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को का एनटीएन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।
सर नाम के हवाले से मेरा सवाल है, जो बिजनेस का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में जो एफबीआर आईआरएस का सिस्टम है, इसमें ये रिकग्निशन है कि मैं, अब जैसे आपका के कंसल्टेंट्स के नाम से है, इफ आई आल्सो वांट टू रजिस्टर माय बिजनेस विद द सेम नेम, तो ये एरर देगा या ये कर देगा उसको रजिस्टर? देखिए, ये कोई भी नाम को रजिस्टर कर देगा। जैसे मैं फेसबुक को करता हूँ तो ये फेसबुक भी रजिस्टर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई सच कोई पैरामीटर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, कि आपके नेम एलिजिबिलिटी चेक करनी है जैसे कंपनीज में होता है। अब कल जो हम देखेंगे कि किसने कंपनी रजिस्टर करनी है, तो उसमें आप पहले नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, देन आप मूव ऑन करते हैं। अब जैसे मैंने फेसबुक ऐड किया, उसने फेसबुक ऐड कर लिया, अब इवन ये सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हाँ, बैंक आपको समहाउ इस पे ऑब्जेक्शन लगा दे कि आप फेसबुक का हम बैंक अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के तौर पे ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सो उसमें स्टेट बैंक के कोई रेगुलेशंस की बेसिस पे आपके शायद सर अकाउंट मेरा हो एक सकता क्वेश्चन है सर। है। जी जी। सर सो प्रोप्राइटर कंपनी में सर नेम रिजर्वेशन नहीं होती एज पर माय नॉलेज सर। बिल्कुल। एससीसीपी जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें आपको 3 नाम जो है आपको देने पड़ते हैं सजेशंस में, उसमें से एक नाम सेलेक्ट होता है। इज इट करेक्ट सर? बिल्कुल ऐसी है। अब आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उसमें एसएससीपी का नेम सर्च है। पहले आप चेक करते हैं कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं। अब जैसे मैंने के कंसल्टेंट सर्च किया, अब के कंसल्टेंट पहले से रजिस्टर्ड है, तो आप ये नाम रजिस्टर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो कंपनीज में पहले आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। कंपनीज में कुछ रूल्स को आपने देखना है, उस तरह के नाम आप नहीं रख सकते। और उसके अलावा वो नाम पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, डुप्लीकेट नाम कभी भी कंपनी में हो ही नहीं सकता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी होती हैं, उसमें भी समहाउ, क्योंकि वो एक प्रोविंस की बेस पे हो रही होती है। सो सिंध में भी उस नाम से बिजनेस कोई कर रहा हो, पंजाब में भी कर रहा हो, इवन डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे भी वो सिमिलर नेम से लोग बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर रिक्वायर्ड होती है नेम रिजर्वेशन। जी हाँ, वो उसमें मैंडेटरी है, उसमें आपकी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। तो सर उसमें सर तो पहले अगर बेहतर तो फिर ये है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंदा रजिस्टर करवाना चाह रहा है, तो पहले कंपनी का नाम रजिस्टर करवा ले, उसके बाद फिर एनटीएन के लिए देखिए, रजिस्ट्रेशन करवा ले। कंपनी में तो अब ऑटोमेटिकली आपका एनटीएन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे कि देखेंगे किस तरह हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसमें आपको सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हसीब शाह साहब केपीके का मैंने आपको बता दिया, उसका सेपरेट asan.kp.gov.pk के नाम से पोर्टल है। वहां पे आपने जाके अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करानी है। अब्दुल्ला जलील साहब, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप से मुराद ये है, मैं और आप एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करते हैं। एक स्टाम्प पेपर पे हमने पार्टनरशिप डीड प्रिंट करवा ली। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड आप ड्राफ्ट करते हैं, अब उसको स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कराते हैं। अब वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया हम दोनों के दरमियान में। अब उस एग्रीमेंट को अगर हम कहीं जाके रजिस्टर करवा लेते हैं, अब वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रार फर्म के ऑफिस पे होता है, तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाएगी। रजिस्ट्रार फर्म के ऑफिस में जाके हम उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, अपना आईडी कार्ड, हम दोनों पार्टनर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो हमसे पूछते हैं कि आप इस पार्टनरशिप में एग्री हैं, हम अपना कॉन्सेंट शो करते हैं, तो वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। पंजाब में इसको सर्टिफिकेट को फॉर्म सी कहते हैं, केपीके में इस फॉर्म को फॉर्म एच कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि हमारी पार्टनरशिप की कॉपी हमारे पास भी आ गई और एक आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब एक थर्ड पार्टी के पास आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप से मुराद ये है कि हम ये सारे स्टेप को फॉलो ही ना करें और डायरेक्ट जाके अपना नेशनल टैक्स नंबर ले लें। हमने एक पार्टनरशिप डीड साइन की स्टाम्प पेपर पे और जाके हमने अपना नेशनल टैक्स नंबर इशू करा दिया। जब नेशनल टैक्स नंबर हमने इशू कराया है, देन हम अपना बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। हम बैंक अकाउंट ओपन करें और फर्दर लीगली हम बिजनेस कर सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर सकती, वो भी एज सच बिजनेस कर सकती है, जस्ट लाइक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कर सकती है। ये अब आप, जैसे मैंने आपको डिफरेंट लीगल ऑप्शंस बताई कि आप बिजनेस करने की, एक पार्टनरशिप है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक सिंगल मेंबर कंपनी है, तो ये सारी लीगल वे टू डू बिजनेस है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा बिजनेस भी रजिस्टर्ड है, लीगली अलाउ है। लेकिन उसके मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हमने
डिस्कस किया डिटेल में। जी सर, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने का कोई फायदा है? देखिए, एक आपकी चीज डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, उसको डेफिनेटली उसका एक विटनेस बन जाता है, एक रजिस्ट्रार फॉर्म्स में एंगेज हो जाता है, उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड बिजनेस डिक्लेयर करते हैं, किसी को प्रेजेंट अच्छा, करते वरना हैं। आप वरना किसी को ओके अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो नहीं शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, तो आप अपना पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, ना कि आप अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेरे साथ शेयर कर दें। उसमें आपकी पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है अपने पार्टनर के साथ, वो तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है ना। ओके, ठीक है। और सर, किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, उसमें क्या पार्टनरशिप पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है? क्लासिफिकेशन होती है कि एट विल आपने बनाई है, जनरल पार्टनरशिप है, उसमें कुछ में आपको लॉ होता है, कंपनी पार्टनरशिप आपकी चलती रहती है, और उसमें लीगल हेयर्स में समाओ ट्रांसफर भी हो सकती है, लेकिन कुछ पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाती है इन केस ऑफ डेथ। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप एलेबरेट कर सकेंगे शॉर्टली इफ पॉसिबल कि देखिए, एक किस जनरल पार्टनरशिप होती है और एक पार्टनरशिप एट विल होती है, ठीक है। अगर आप एक टाइम ड्यूरेशन के साथ आप कुछ प्रोजेक्ट बेसिस के पे भी आप पार्टनरशिप बनाते हैं, अब जिस तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। उस प्रोजेक्ट के लिए ओके स्पेसिफिक पार्टनरशिप थी। तो इसी तरह हमने अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप बनाई हुई है जो इन केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ नॉर्मल पार्टनरशिप है, तो वो उस पे वो वो उस पे चली जाएगी, आपकी क्लोजर की तरफ चली जाएगी। अगर हमने इस तरह इस पे कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो वो फिर कंटिन्यू होती रहेगी लीगल हेयरसमेंट्स में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, किसी और के क्वेश्चन है? फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरह सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं, और प्राइवेट लिमिट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कंपनी बना के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी इंशाल्लाह कल के लेक्चर से खुद से इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। इवन अगर आप किसी आपके जानने वालों की ज़रूरत है कि कंपनी किस तरह इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप उनको भी उनकी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं। सो आपने कल का लेक्चर मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हाँ, आज के अभी लिए आपने सर माशाल्लाह से बहुत बहुत ही पढ़ा दिया कि हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह उसको हम रिकॉल में देखते हैं, ताकि फिर कर कल के सवाल हो तो हम रिकॉल में आपसे पूछ सकें। जरूर जरूर। चलिए, जजाक। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर, आपने थैंक यू, बहुत थैंक अच्छे यू। तरीके से समझाया। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टू अटेंड सच काइंड ऑफ सेशन। थैंक यू सो मच। काफी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आई हैं। आई वेलकम। टोल्ड यू बिफोर, थैंक यू आई टोल्ड कामरान यू साहब, बिफोर थैंक कि यू। ऐसा। ओके जी, ओके। बिल्कुल, कामरान साहब की माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, और इनका पढ़ाने का सर पहले भी एक्नॉलेज किया था, मैं फैन हूँ आपका। सही बात है। देखिए, मैं 2 घंटे से बिल्कुल स्क्रीन के साथ चिमटा हुआ हूँ। सर अच्छा, कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इवन ओके दो जी, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। कल अदर देन कंपनी इनकॉर्पोरेशन हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे कि सेल टैक्स रजिस्टर्ड किस तरह से होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और इसी तरह आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो तो कल भी क्लास की ये टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग सर, लेक्चर। जी, टाइमिंग वालेकुम सर, सलाम। जी जी, रिजवान सर साहब। कुछ सर क्लास की टाइमिंग के हवाले से कुछ कंसीडर कर सकते हैं तो काइंडली करें ना सर। 8:30 सर तक जी, अगर पॉसिबल हो सर। 8 बजे रिक्वेस्ट है तक कि पॉसिबल सर। सर जी हमाद जी, बिल्कुल। हमाद साहब आठ से सर बजे डिस्कस करूंगा, शुरू लेकिन होने वाला मसला है ये सुन सर लीजिएगा असल मेरी बात, में सर रिजवान असल में साहब। बात पता क्या है कि जी सर्दियां हैं ना, बहुत देर तक 11-12 बजते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा अर्ली कर लें तो जी दैट। जी जी, सर एग्जैक्टली इस टाइम में एग्जैक्टली। भी तो अच्छा नहीं, लग रहा है सर, अब आराम से इसमें बंदा फॉर्म 45 पे जाना पड़ेगा ना। मसला ये है, मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा। अब हमने लोगों को जी हमने जी कम्युनिकेट किया हुआ है कि 9 नहीं, टू आप जी 11 जी, टाइमिंग है। सबसे आप रिक्वेस्ट है, आप सबसे पूछें तो सही रिक्वेस्ट है। लोगों से, हो सकता है लोग सारे सेटिस्फाइड हों अपना 8 बजे पे। जी नहीं जी, सर, नहीं बिल्कुल ये उनसे टाइमिंग अच्छी पूछेंगे। है सर। 8 बजे सर खाने का टाइम होता है सर। मेरे ख्याल में तो 9 बजे का टाइम ही ठीक है, क्योंकि 9 जो बजे लोग का टाइम ही ठीक है।
अब देख जो सर लोग काम 9 भी बजे कर का रहे हैं टाइम वो इसलिए जाहिर है सही सर है फ्री हो क्योंकि 7 जाते हैं। बजे 8 नमाज बजे तक होती है, ऑफिसेस फिर क्लोज हो खाना जाते खाना होता है, 9 बजे हाँ, वाला टाइम बेस्ट है सर, प्लीज। 9 वाला अब टाइम देख बेस्ट बस है मैं सर, अभी तक रिजवान नमाज साहब भी आपको पढ़ जवाब रही मिल गया होगा। हमने असल में ठीक है कम्युनिकेट अभी। किया होता है। हाँ, अगर बैच फॉर्मेशन के बाद म्यूचुअली सब लोग डिसाइड कर लें तो फिर हमें उसके बाद भी एक फैक्टर कंसीडर करना होता है, और वो फैक्टर होता है हमारे लिए अपने ट्रेनर की अवेलेबिलिटी का, क्योंकि उनके साथ भी बिल्कुल हमने एक बिल्कुल टाइम बिल्कुल। स्लॉट जो है वो कमिट की होती है। ये ठीक है, तो बताइएगा प्लीज़ कि ये जी बताइएगा जी प्लीज़ कि पूछिए। 9 का मतलब 9 ही है या 9 का मतलब 9:30 या 10 बजे है? नहीं नहीं, 9:30 10 बजे ऐसा तो नहीं होता। आईसीटी की क्लासेस में कोई इस तरह की रेगुलरिटी होती नहीं है अली भाई। चलें, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपना जो है, क्योंकि टाइम जो है ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम यस टाइम पे वी डू अवेलेबल होंगे। अंडरस्टैंड यू गाइस आर प्रोफेशनल। मेरा यस। मेरा आईसीटी से सेकंड ये एक्सपीरियंस हो रहा है, सेकंड मैं बैच का स्टूडेंट हूँ, पर ये थोड़ा सा डिले हुआ। पर टाइम के लिए हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि वो शार्प जो टाइम है, अगर 6 बजे का मेरा सेकंड बैच है सैटरडे के दिन, तो वो 6 बजे आ जाते हैं। और 6 से लेके ये मेरा सेकंड है, तो मैं इस पे तो को प्रायोरिटी दूंगा। मैं इसलिए आज खुद 9 बजे एग्जैक्ट आया हुआ था। हाँ, तो बिल्कुल, 9 क्योंकि बजे देखें। ही क्लास शुरू हुई थी। ओपनिंग 2 1 मिनट जो है वो मैंने लिए, 2 4 मिनट हमाद साहब ने लिए, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को एम्बिगुइटीज थी कि शायद हम ये सिर्फ और सिर्फ किन्नू एक्सपोर्ट करना सीख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जी। एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम सारे पढ़ रहे हैं। आइदर यू गाइस आर डीलिंग लाइक, आप मिनरल्स में डील कर रहे हैं, आप असल कोई में सिर्फ टेक्सटाइल व्हाट्सएप प्रोडक्ट पे करना ग्रुप ऐसा चाहते हैं, बना हुआ आप है ना, फार्मा के। जी जी। व्हाट्सएप का ग्रुप इस टाइटल पे बना हुआ है ना, तो सबका इंप्रेशन ही चलेगा। वो उसका ग्रुप का टाइटल से अच्छा व्हाट्सएप के ग्रुप का है। टाइटल अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, ये कर अभी दे इसको वो मैं किन्नू चेंज किन्नू हो करता रहा हूँ। है। नहीं नहीं सर, सही है सर, कीनू एक्सपोर्ट सही है सर। नहीं, किन्नू की तो एक केस स्टडी है ना नहीं जो उसे एंड पे एक्सपोर्ट होगी। रखें, किन्नू एक्सपोर्ट हटा दे कि एक्सपोर्ट ही रखें तो उसको जी जी, इसको सिंपल। एक्सपोर्ट का मैं वो कर देता हूँ। थैंक यू रिजवान साहब फॉर पॉइंटिंग आउट। थैंक यू कामरान साहब फॉर योर प्रेजेंस, और आपने बहुत वैल्यूएबल जो है वो लेक्चर डिलीवर किया सर। वेलकम। इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी, और चलो। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है वो सारा शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह यू गाइस विल एंजॉय क्लासेस विद हमाद साहब एज वेल। माशाल्लाह उनकी भी बहुत एक्सपर्टीज हैं, ओवर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, और ये कोई मतलब कोई एग्जैजरेशन वाली बात नहीं है। उनका फैमिली बिजनेस है स्टिल, अभी भी वो बेसिकली पोर्ट के ऊपर स्टक हुए थे। अदरवाइज आई हैड अ प्लान के हम इनिशियल जो है वो एक्सपोर्ट से शुरू करें, बट उसके अंदर फिर ऑफ कोर्स ये चीजें आ जाती हैं कि जब आपने ग्लोबल बिजनेस में जाना है तो आपको एक आइडेंटिटी की जरूरत है, एक लीगल आइडेंटिटी की। वहाँ पे कोई इंडिविजुअल को नहीं जानता आपके साथ, वो इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये ट्रांजेक्शन चूंकि बिजनेसेस के साथ होती हैं, तो इसलिए हमें पहले बिजनेसेस की ये जो आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करना है। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, वंस अगेन। कल वेलकम। मुलाकात होती है। चलो, ओके, अल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।